बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट के लिए ठीक ठाक दिन, लेकिन कहना होगा कि जो सुबह के क्यूज़ थे और जिस तरीके का सेटअप था उसको देखकर एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग दिन। सिर्फ एक IT को अगर आप छोड़ दें, जो एक हमारी बात भी हुई थी सुबह, IT इंडेक्स अभी भी डटा खड़ा है 3% ऊपर IT इंडेक्स, बट एक्स ऑफ दैट थोड़ा कहीं ना कहीं मन में मलाल रहा होगा आज। खैर अभी 1.5 घंटा बाकी है और अभी भी मार्केट है तो ग्रीन में ही और 26,000 के ऊपर ही है। वेरी गुड आफ्टरनून। शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइंस के साथ। बुल्स का जोश हाई, लेकिन बड़े गैप अप के बाद निफ्टी में 26,000 के करीब दिख रहा है कंसोलिडेशन। बैंक निफ्टी ने 400 पॉइंट की तेजी के साथ बनाया नया ऑल टाइम हाई। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रौनक। उधर इंडिया विक्स करीब 5% उछला। आज के बिग स्टॉक्स और चार जीपीटी शेयरों का जलवा है। H1B वीजा नियमों में राहत और US ट्रेड डील की उम्मीद से IT में रफ्तार। इंडेक्स 3% मजबूत। इन्फोसिस निफ्टी की टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही भारत फोर्ज, समुद्र मदरसन और सोना BLW में भी तेजी। वहीं एपेक्स फ्रोजन, अवंती फीड सरपट भागे। उधर चार जीपीटी शेयर एक्सिस बैंक, श्याम फाइनेंस में भी जोरदार तेजी कायम। IT के बाद FMCG, रियल्टी और PSU बैंकों में खरीदारी। तीनों इंडेक्स करीब 1% मजबूत। साथ ही NBFCs, चुनिंदा ऑटो और मेटल्स में तेजी, लेकिन क्रूड में तेजी के चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर्स पर दबाव। सोने की कीमतों में गिरावट से गोल्ड फाइनेंस शेयरों में गिरावट। मुथूट फाइनेंस करीब 4% टूटकर रेवेन्यू के टॉप लूजर्स में हुआ शुमार। साथ ही मणप्पुरम फाइनेंस में भी कमजोरी। उधर इंटरनेशनल मार्केट में सोने का भाव ऑल टाइम हाई से लगभग 6% फिसला। भारत US ट्रेड डील की उम्मीद से भागे टेक्सटाइल शेयर। वर्धमान टेक्सटाइल्स और गोकुलदास एक्सपोर्ट 7 से 8% दौड़े। वहीं वेल्सपन लिविंग और KPR मिल्स में भी जोरदार तेजी। HUL की दूसरी तिमाही के नतीजे अनुमान से रहे अच्छे। मुनाफे में करीब 3% का उछाल। 184 करोड़ रुपए के एक मुश्त आय के चलते रेवेन्यू में करीब 4.5% की बढ़ोतरी। वहीं फ्लैट रही अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ। कंपनी ने आगे बेहतर ग्रोथ की जताई उम्मीद। कल आएंगे निफ्टी की दो कंपनियां, डॉक्टर रेड्डीज और SBI लाइफ के नतीजे। फ्लैट रह सकता है डॉक्टर रेड्डीज का मुनाफा, मार्जिन पर दबाव संभव। साथ ही कोफोज और SBI कार्ड्स के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। चलिए शो की शुरुआत करेंगे। पहली बार दिन में आज हम 26,000 के नीचे फिसल चुके हैं, तो थोड़ा सा वीरो डिसअपॉइंटिंग है। वैसे एक चीज़ बताऊं, मैं आज सुबह आई थिंक 400 पॉइंट के जब गिफ्ट निफ्टी की बात थी, हमने बात की थी कि अगर आप गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो तो वहीं प्रॉफिट बुक कर ले। काश ऐसा होता, पॉसिबल होता, क्योंकि 400 पॉइंट का तो गैप अप नहीं होना था। लेकिन वो जो 200 पॉइंट का गैप अप हुआ, 200-250 पॉइंट का भी, उसका भी ना टिक पाना कुछ हद तक डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि गैप अप हुआ लेकिन गैप अप के बाद आप टिके नहीं। लेकिन उसका एक कारण था फॉलो थ्रू बाइंग। IT को छोड़ दें अगर आप, देखिए बड़े गैप अप के बाद मार्केट को चलने के लिए फॉलो थ्रू बाइंग चाहिए। IT को अगर आप छोड़ दें, IT में फॉलो थ्रू बाइंग आई और अच्छी खासी फॉलो थ्रू बाइंग आई IT में। IT में अगर आपने स्टॉक्स खुलने के बाद भी लिए, वो हमने इन्फोसिस की बात की थी कि आज का स्टॉक ऑफ द डे होगा शायद, अगर आपने उस तरीके से स्टॉक्स को चेज करा तो भी पैसा बना, लेकिन इंडेक्स लेवल पर नहीं, क्योंकि IT में अभी भी मोमेंटम है। बैंक निफ्टी में भी ठीक ठाक मोमेंटम है, नया ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन जैसा कि हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं, थोड़ा हायर लेवल पर बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, खास तौर से बड़े बैंक जैसे कि HDFC बैंक और ICICI बैंक। आज भी अगर आप ICICI बैंक का चार्ट देखें, आपको याद होगा मंडे को भी यही हुआ था ICICI बैंक के केस में। HDFC बैंक फिर भी थोड़ा सा रिलेटिवली स्ट्रांग है, लेकिन ICICI बैंक में 2-3 दिन से यही ट्रेंड है कि हायर लेवल पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मलाल। वो दलाल स्ट्रीट पे मलाल अगर ना हो कुछ ना कुछ रोज़, तो फिर बात ही क्या है। खैर अनुज, इंडेक्स में मलाल इस बात का कि हम 26,200 नहीं जा पाए, लेकिन अब इंडेक्स को अप्रोच कैसे करना चाहिए। 26,000 से हम नीचे स्लिप होते हुए, बैंक निफ्टी स्लिप होता हुआ थोड़ा सा, तो अभी वो लोग जो कि पोजिशनली कमिटेड हैं इस डायरेक्शन में, उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, लेवल्स टू वॉच क्या रहेंगे इस क्लोजिंग के लिए अनुज? जी बिल्कुल, देखिए वीरू, अगर पोजिशनली लॉन्ग है तो बने रहें। देखिए आज नहीं हुआ 26,200, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, वो तो होना है।
इसी महीने ना हो तो नवंबर में तो होना है, उसमें मतलब कुछ बचा नहीं है, वो तो मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ। और अभी तो मार्केट ने उससे कहीं हायर हाइज देखने हैं मार्केट ने, लेकिन आज थोड़ा एंटी क्लाइमैक्स रहा। एक होता है ना, एक आप इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ उतरते हैं फील्ड में, उसके हिसाब से थोड़ा एंटी क्लाइमेटिक दिन रहा आज। लेकिन बाजार का ट्रेंड बहुत मजबूत है। देखिए, अगर आपने कैरी किया है तो 100 पॉइंट आपके और जुड़े ही हैं, ऐसा तो नहीं है कि कम हुए तो कुछ तो जुड़ा ही है आपके खाते में। कैरी करने वालों के लिए पैसा बन रहा है मार्केट में। 25,800 के ऊपर जब तक आप हैं तब तक मेरा ये मानना है कि आपको हर डिप में बाइंग करनी है। 25,950 के करीब बेस्ट जोन है बाय करने का। इस समय अपना फोकस लार्ज कैप पर रखिए। आई थिंक मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। आज भी एडवांस डिक्लाइन खराब है एक्चुअली। अगर आप देखें मिड कैप वर्सेस मिड कैप एंड स्मॉल कैप, एडवांसेस टू डिक्लाइंस आज भी डिक्लाइंस के ही फेवर में है और मोर और लेस पूरे दिन डिक्लाइंस के फेवर में रही है। आईटी पर फोकस रहेगा हमारा, हमारी लगातार बात हुई थी। कुछ देर में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आईटी पर। कुछ हद तक सेलेक्टिव फार्मा और उसके अलावा टैरिफ से जुड़े हुए स्टॉक्स ये आउट परफॉर्म करेंगे। आई थिंक इनकी एक बास्केट जो है वो अब यहाँ से थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकती है। लेकिन अगर आप मुझसे इंडेक्स पे प्योरली व्यू पूछेंगे, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा। रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी पे पहले बात करते हैं। 26,100 से 26,150 बेसिकली जो आज का हाई है, क्योंकि हम 26,200 तक जा ही नहीं पाए। और सपोर्ट है आपका 25,850 से 25,950 का, ये बना रहना चाहिए, ये नहीं टूटना चाहिए मेरे ख्याल से। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है वीरू, यहाँ पर 59,000 से 59,500 पर आपकी रेजिस्टेंस है। और आज का हाई अभी तो खैर उससे हम काफ़ी दूर है, लेकिन सपोर्ट मिलेगा 57,800 से आपका 58,200 का। वीरू, इंडिविजुअल स्टॉक्स में कैसा मूव रहा? अनुज, इंडिविजुअल स्टॉक्स की जहाँ तक बात है, मैं शायद HDFC बैंक को कंसिडर करता, क्योंकि ये एक बड़े क्रिटिकल एज पे था। आई मीन 1018 पे 1018 यानी अपने ये जुलाई 30 के स्विंग हाई को काटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन पिछले 10 मिनटों में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है। बट स्टिल आई मीन पोजिशनिंग 1000 की पुट पे राइटिंग मेरे को ठीक लग रही थी। हालांकि अभी एज ऑफ नाउ मैं स्किप करूँगा इसको। मैं पहला स्टॉक लूँगा, दैट्स अगेन फ्रॉम TCS, मतलब IT स्पेस से। ये स्टॉक आज बड़ी कमांडिंग पोजिशन में 3078 पे अबव 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, यानी बिल्कुल ठीक उसी अनुरूप में जैसे इंडेक्स ट्रेड कर रहा है वैसे ये भी 50 डे माह के ऊपर अच्छा बिल्डअप 72 रुपये ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, और ये ऑलमोस्ट 22 सितंबर के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है। एक ये हो गया। दूसरा, बैंकिंग में कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमें थोड़ा सा एक बेटर रिवॉर्ड के लिए जाना होता है कभी भी जब हम किसी ट्रेड या फिर किसी पुलबैक को पकड़ें, बंधन बैंक मेरे स्क्रीन पे आएगा 171। बहुत दिनों बाद, मेरे ख्याल से अगस्त 3rd वीक के बाद पहली बार ये सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। हमने ऐसा बैंकों में देखा, हमने फेडरल में देखा, AU बैंक में देखा, हमने RBL में देखा। मिड कैप बैंकिंग में बड़े ब्रेकआउट्स को बाजार ने चेज किया है। तो एक बंधन बैंक पे नज़र रखिएगा। ये 2 स्टॉक्स, ज़्यादा नहीं, 2 स्टॉक्स पर टिप्पणियाँ करूँगा सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप देखें तो इंट्राडे में कन्विक्शन की कमी है। लेकिन अनुज, मैं प्रश्न आपसे एक ये पूछना चाहता हूँ। पहले लेते हैं निफ्टी IT को, है ना। निफ्टी IT मतलब आज 50 डे माह के ऊपर, लार्ज कैप IT, मिड कैप IT सब में मूव। प्रश्न वही अनुज, जो हमारे रिलेशनशिप्स का एक बार फिर से पटरी पे लौट के आना, H1B वीज़ा, वो जो एक सेटबैक था आज से 20 दिन पहले, वो थोड़ा सा हमारे फेवर में फिर आता हुआ। IT को कैसे ट्रीट करना चाहिए, स्पेशली इन्वेस्टर्स को इस वक्त अनुज? बिल्कुल, देखिए वीरू, आज यही कारण था कि हमने IT में सबसे पहला हमारा बिग स्टॉक इन्फोसिस था, उसके अलावा HCL टेक और परसिस्टेंट। आज हमने 3 बिग स्टॉक लिए थे, और एक हमने ये बात भी की थी कि अगर बड़े गैप अप को भी अगर किसी पर्टिकुलर स्पेस के थ्रू अगर आप चेज़ कर सकते हैं तो वो सिर्फ IT था। और उसका एक और कारण ये भी था क्योंकि IT में खासतौर से इन्फोसिस में 2-3 पॉजिटिव चीज़ें आ गई थी। वो बायबैक का रेशो, उसका एक्सेप्टेंस का साइज़ बढ़ जाना अपने आप, उसके अलावा वो जो H1B वीज़ा पर जो क्लैरिटी आई वो बोला आपने, और जो उसके अलावा तीसरा था आपका जो डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच की बात हुई। देखिए, IT पर कभी भी डर टैरिफ का नहीं था, मतलब सर्विसेज टैरिफ से बाहर होती थी, लेकिन डर हमेशा था कि कहीं आ गया तो, कहीं रिश्ते और ख़राब हो गए तो, क्योंकि जितने बाकी सब सेक्टर्स में तो बाकी सब चीज़ें प्राइस में थी, और IT के पास वैल्यूएशन कंफर्ट भी था। तो इस वजह से आई थिंक IT इस वजह से चला, और मेरा ये मानना है कि अभी इसमें IT में अभी भी IT एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। मुझे लग रहा है कि और थोड़ी सी रैली बाकी है यहाँ पर IT में। और यहाँ इनफैक्ट मैं तो एक व्यू ये भी लूँगा कि IT ने काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म किया है।
ये साल हो सकता है कि कुछ सेलेक्टिव आईटी कंपनियां अच्छा करें। देखिए टीसीएस भी नंबर्स के बाद चला नहीं था, जबकि मुझे टीसीएस के वो एआई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह काफ़ी अच्छी लगी थी। अगर ये कंपनी अपने आप को एआई के हिसाब से अडॉप्ट कर लेती हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से आईटी लीड भी कर सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी वीरू। ओके, आईटी लीड कर सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी, ये बड़ी बात अनुज ने कही यहाँ पर। बट अनुज, इस बार निफ्टी बैंक, आई मीन आज ही ये इंडेक्स 58,500 58,600 का ऑल टाइम हाई क्रिएट करके लगाया, इस पे एक व्यू। और दूसरी बात, इस बार एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। एट 1367 आईसीआईसीआई बैंक इज बिलो 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसकी थोड़ी कमी खल रही है। बट निफ्टी बैंक को कैसे ट्रीट करें इस वक्त, क्योंकि जिस प्रकार का मूव इस बार फेडरल ने दिया, एयू बैंक ने दिया, आरबीएल ने बैंक दिया, निफ्टी बैंक और स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर टिप्पणी क्या रहेगी विद इन बैंकिंग? देखिए वीरू, निफ्टी बैंक में और स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक के ना चलने का सिर्फ एक कारण है कि अब लोगों को लग रहा है कि 3.5 to 4 times प्राइस टू बुक पर अब आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ से मार्केट बीटिंग रिटर्न्स नहीं बनेंगे। यही बात हमने मंडे को भी डिस्कस की थी, जब मंडे को स्टॉक गिरा था, और यही बात मैं आज भी आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि नंबर्स में कोई खराबी नहीं थी, स्टिल कंटिन्यूज टू बी द बेस्ट स्टॉक ऑफ द सेक्टर। लेकिन कहीं ना कहीं अब मार्केट का जो मूड है वो शिफ्ट हुआ है, मार्केट का मूड शिफ्ट हुआ है कुछ हद तक एचडीएफसी बैंक में वापस, और कुछ हद तक बाकी सेकंड रैंक बैंक्स में। आप आज का पीएसयू बैंक निफ्टी उठा के देख लीजिए, आई थिंक मार्केट का फोकस है, एक्सिस बैंक उठा के देख लीजिए, अब मार्केट का फोकस थोड़ा उन स्टॉक्स पर है जहाँ थोड़ा सा वैल्यूएशन का कंफर्ट है। ये कारण है कि आप इस तरीके के आज मूव्स देख रहे हैं वीरू। चलिए वीरू, आप जरा कार्यक्रम का क्रम समझा दीजिए, फिर मैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स बता के शो की जी हाँ, बिल्कुल, मैं कार्यक्रम का क्रम रखता हूँ स्क्रीन पे। याद रखिएगा, पैनल जो हमारे साथ मौजूद होगा उसमें आज फंडामेंटल विशेषज्ञ होंगे नीरज दीवान, इनसे करेंगे बातचीत फंडामेंटल नोट पे। बाकी टेक्निकल पैनल में आपके साथ, आपके सामने स्क्रीन पे पूरा पैनल है। मानस जी, सचिन, अमित सेठ, सौमिल मेहता, रुचित जैन और अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे, टेक्निकल और डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव से और फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से बातचीत करने के लिए। आज इन्फोसिस में ये जो तेज़ी है, निफ्टी आईटी का 3% का मूव, लेकिन आइसोलेशन में आप निफ्टी आईटी में देखें तो इन्फोसिस में ये शानदार तेज़ी, कारण क्या है समझेंगे अतीन के साथ। एक्चुअल के नंबर्स कैसे रहे, किन पैमानों पे अच्छे रहे, बात करेंगे मंगलम के साथ पोस्ट नंबर्स एनालिसिस के लिए। टॉप कैश कॉल अमित जी, अरुण जी और साथ ही साथ सौमिल मेहता बताएंगे। उसके बाद ये डिफेंस स्पेस में चल क्या रहा है, इस पर एक बार फिर से गुफ्तगू बातचीत होगी यतीन के साथ, और उस बातचीत के बाद फिर आएगा धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड, उसमें मानस, सचिन, अमित से ट्रेड पिक करेंगे। रिजल्ट्स प्रीव्यू में आने वाले नंबर्स जो दस्तक देंगे दलाल स्ट्रीट का, उसमें होंगे टॉरेडीज, कोफोच, मिड कैप आईटी में, और साथ ही साथ एसबीआई लाइफ, एसबीआई कार्ड्स। आशीष से और साथ ही साथ कंचन से नंबर से बातचीत होगी। चार्ट का चमत्कार आएगा, ट्रेड, सस्ता ऑप्शन, एफएन सुपरस्टार, चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा। उसके बाद एक बड़ी ही दिलचस्प कंपनी है, उसके बारे में बात करेंगे आशीष से ही, आरआरपी सिमकॉन। इस कंपनी में जो एक वाइल्ड मूव आया है, बावजूद इसके कितने ही अलर्ट्स इस पे दिए गए, सचेत किया गया, बावजूद इसके स्टॉक चल भी रहा है और लोग ले भी रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। और आज अभय अग्रवाल से बिग मार्केट वॉइसेस के बारे में बातचीत होगी। उसके बाद बीटीएस ट्रेड स्ट्रेटेजी, आज सब पे करेंगे बातचीत। अनुज, ट्रेंडिंग स्टॉक्स। बिल्कुल, ट्रेंडिंग स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद हमारी पैनल के पास चलेंगे ट्रेड्स के लिए। सबसे पहले इंडेक्स के ट्रेंडिंग स्टॉक, सबसे ऊपर इन्फोसिस दिखाई देगा आपको 4.5% के गेंस के साथ। उसके अलावा HCL टेक, श्रीराम फाइनेंस और TCS, यहाँ पर भी आपको बाइंग दिखाई देगी। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया F&O का टॉप गेनर है आज, भारत फोर्ज, इन्फो एज और IDFC फर्स्ट बैंक, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय गेंस दिखाई देंगे। लूजर्स, इटर्नल 2.7% नीचे, इंटरग्लोब एविएशन 1.5%, भारती एयरटेल 1.25% नीचे, और आयशर मोटर्स यहाँ पर भी हल्के से गिरावट दिखाई देगी आपको। और उसके अलावा फोर्टिस, मुथूट, HPCL और डिक्सन टेक, ये कुल मिलाकर आज आपको लूजिंग साइड पर ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ पैनल तैयार है, ट्रेड्स की शुरुआत की जाए। गुड आफ्टरनून आप सभी को। मानस जी, आप शुरुआत करें, बताइए कौन सा स्टॉक आपके रेडार पर? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, आईजीएल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आईजीएल में अगर आप देखें तो करीब 8-9 दिनों की गिरावट के बाद आज जब रिवर्सल देखने को मिला तो स्टॉक ने अपने 200 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, तो आईजीएल में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस 211 रुपए के लगाएंगे, टारगेट सेट करेंगे 222 रुपए के। ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहे तो 215 वाला 215 का कॉल ऑप्शन लेंगे। ₹2.45 पे ट्रेड हो रहा है, ₹1.50 का स्टॉप लॉस लगाना है और ₹7 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, आईजीएल अक्टूबर की 215 की कॉल भी। सचिन जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड?
गुड आफ्टरनून गुरु जी, गुड आफ्टरनून अरुण जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर नेक्स्ट पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ फार्मा में नजर आ रही है। मुझे लग रहा है वहां पर सिंजिन जैसा काउंटर है जिसने एक अच्छा कंसोलिडेशन बेस एग्जिबिट किया था, वहां पर 640 के आसपास मुझे लग रहा है काफी कॉन्फिडेंट पुट राइटिंग हुई है। एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है 60 मिनट चार्ट पे जिसका ब्रेकआउट अभी अभी हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम थोड़ा सा और एग्रीवेट होना चाहिए ऑन द पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पर सिंजिन के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे लगभग अराउंड 674 तक की एक चाल बन सकती है। स्टॉप लॉस आपको 654 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी सिंजिन के फ्यूचर्स में। ओके, चलिए अब चलते हैं अमित सेठ के पास। अमित जी गुड आफ्टरनून। अमित जी बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी इस समय की? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी इस समय की ट्रेड रहेगी कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक एक अच्छा पुल बैक 10-20 डेमो से जनरेट कर रहा है और आज के सत्र में जब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में आई है तब भी ये अपने लेवल्स अच्छे से मेंटेन कर रहा है। तो इंट्राडे रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है यहाँ पे। 4083 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 4040 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 4160 के। ओके, ये हो गया कमेंट्स पे। आज कैपिटल गुड्स में अगर आप देखें शानदार मूव है। आज L&T अपने करियर हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो आज चौतरफा बाइंग कैपिटल गुड्स स्पेस में। अरुण जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। वीरेन जी, मुझे लग रहा है ओवरऑल मोमेंटम मार्केट में पॉजिटिव है, तो बंधन बैंक में खरीदारी की सलाह है। 171 के आसपास चल रहा है तो करंट लेवल पे खरीद सकते हैं। 168 का स्टॉप लॉस रहेगा और 179 तक के टारगेट्स रहेंगे। तो 1 से 2 दिन के व्यू के साथ बंधन बैंक को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, सौमिल के पास चलते हैं। सौमिल गुड आफ्टरनून। सौमिल आपके पे? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी पिक होगी नेशनल एल्यूमिनियम पर और यहाँ पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है, एक ट्रायंगल पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है। 10 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर लास्ट 3 दिन से हाई टॉप हाई बॉटम बना रहा है। ग्रेट सेटअप। मुझे लगता है स्टॉप लॉस 223 पे रखना चाहिए और टारगेट होगा 245। ओके, ये हो गया नाल्को। अब एक मेटल से भी कॉल आ गई। अब चलते हैं नीरज जी के पास, लेकिन नीरज जी के पास चलने से पहले यस मार्केट्स जो है वो इस वक्त अब डे ऊपर निफ्टी, और मैं यहाँ पे अलर्ट इस वक्त दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि 25,954 सिंपली इसका मतलब ये है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन जो आपका इंटरडे हाई था जो 145 पे आपने लगाया था वो था करीब 930, यानी अब हार्डली 20 पॉइंट का डिफरेंशियल बचा है। नीरज जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। नीरज जी, इस अर्निंग सीजन एफआईएस की अप्रोच, उनकी शॉर्ट कवरिंग ने अब तक हमें प्रीवियस हाई के ऑलमोस्ट लाके पैरेलली अलाइन कर दिया था। आपके मार्केट्स पे ठीक और आपकी आज की कन्विक्शन आइडिया? मार्केट मुझे लगता है, या गुड आफ्टरनून फर्स्ट, मुझे लगता है मार्केट ने जिस तरह का मूव दिखाया है अभी कुछ लार्ज कैप स्टॉक की वजह से मार्केट इस लेवल पे आ गई है। कोई ब्रॉडर मार्केट में जिस तरह का पार्टिसिपेशन आना चाहिए था इस लेवल पे नहीं आया है। आगे चलते हुए मुझे लगता है कि ब्रॉडर मार्केट में भी पार्टिसिपेशन आना चाहिए। मार्केट में मे बी इंडेक्स वाइज इतनी ज़्यादा अपसाइड यहाँ से इमीडिएटली चाहे ना हो बिकॉज ऑलरेडी मार्केट काफ़ी चल चुकी है, बट ब्रॉडर मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट मिल सकते हैं। तो लार्ज कैप स्पेस से मैंने एक लाइक अभी आप लोग बात भी कर रहे थे आईसीआईसीआई बैंक की। आईसीआईसीआई बैंक ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है बैंक निफ्टी के मुकाबले में या एचडीएफसी बैंक के मुकाबले में, बट इसकी लास्ट 3 से 6 महीने की अंडर परफॉर्मेंस के बाद इसकी अर्निंग देखें तो अर्निंग काफ़ी स्ट्रांग है, इसकी एसेट क्वालिटी काफ़ी स्ट्रांग है। निम्स भी इसने मेंटेन करके रखे हुए हैं अपने, जो 4.2 4.3 के आसपास लगता है आगे भी रहेंगे। तो स्टॉक में करेक्शन भी हमें देखने को मिली है लास्ट 5-6 महीने के अंदर, बट वैल्यूएशन वाइज कहाँ इसमें कंफर्ट आ रहा है बिकॉज पहले ये एक स्टॉक था जो आउट परफॉर्म कर रहा था कुछ क्वार्टर्स पहले और अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो बट वैल्यूएशन में देखें तो ये भी अगर आप FY17 की बुक वैल्यू देखें, जस्टिड बुक वैल्यू, तो उसमें 2.2 2.6 2.65 स्टैंड लोन पे मिल रहा है और 200 रुपए के आसपास सब्सिडरी वैल्यू भी है। तो इसको 2.75 भी वैल्यू करें और सब्सिडरी की वैल्यू भी लगाएं 200 रुपए की, तो यहाँ से मुझे लगता है कि 16-17% रिटर्न इसको 6 महीने साल में भी इसमें मिल सकती है। तो एक इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक्यूमुलेट करना चाहिए स्टॉक को। ओके, चलिए, तो ये आपके लिए इस समय आईसीआईसीआई बैंक पर एक व्यू। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के सबसे बड़े सेक्टर की। जी हाँ, आईटी में आज 3% की मजबूती है। इन्फोसिस जो आज हमारा बिग स्टॉक भी था, आज हीरो ऑफ द डे भी है।
यतिन के पास चलते हैं पूरे कारण के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और क्लियरली इन्फोसिस और आईटी पैक आज ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी में दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहला रीज़न इन्फोसिस क्यों तेज़ी में दिखाई पड़ रहा है वो है प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। एक्सचेंज पे कंपनी ने इन्फॉर्म किया कि प्रमोटर्स बायबैक के अंदर हिस्सा नहीं ले रहे हैं। आपको अगर ध्यान है तो 10 करोड़ शेयर कंपनी बायबैक करने वाली है 1800 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से, और प्रमोटर्स इस बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे डिस्पाइट द फैक्ट दैट ये जो बायबैक है वो ल्यूक्रेटिव है, करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी अच्छे प्रीमियम पे आता हुआ नज़र पड़ रहा है। और अगर हम बात करें तो प्रमोटर्स के पास लगभग 14.3% हिस्सा है जो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर टेंडर बायबैक में। अगर हम बात करें दूसरी सेंटिमेंटल चीज़ों की, तो ट्रेड डील की जो नज़दीकियाँ हैं भारत और यूएस के बीच में फॉर्म अप हो रही हैं। H1B वीज़ा पे भी यूएस सरकार ने बहुत सारे आपको क्लैरिटी दी है, बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस आए हैं। इनफैक्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि H1B वीज़ा के जो नए नियम हैं वो पुराने धारकों को नहीं अप्लाई करेंगे। रिन्यूअल फ़ी में भी कोई बड़ी आपको चेंज नहीं दिखाई पड़ेगी। स्टूडेंट वीज़ा जो है F1 वीज़ा, यहाँ भी जो H1B का कन्वर्जन है वो भी बहुत आसानी से आपको होता हुआ नज़र पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो वीज़ा से लेके सेंटिमेंट से लेके ट्रेड डील और जिस तरीके से प्रमोटर्स बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में आज काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। बिल्कुल, शुक्रिया यतिन। आज का हीरो ऑफ द डे इन्फोसिस। नीरज जी, गुड आफ्टरनून। इन्फोसिस पर क्या व्यू होगा आपका? मुझे लगता है कि अभी भी इस मूव के बाद भी लार्ज कैप आईटी वजह आप इन्फोसिस देखें, टीसीएस देखें, आई थिंक अपसाइड यहाँ से एक इसमें बन सकती है। बिकॉज कुछ हफ्ते पहले भी यही व्यू मैंने लिया था कि एक्यूमुलेट करना चाहिए स्टॉक्स को, बिकॉज काफ़ी नेगेटिव चीज़ें इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट हैं। तो अभी आई थिंक बायबैक भी है और प्लस मुझे लगता है कि इस प्राइस पे भी थोड़ा अपसाइड पोटेंशियल जरूर है। तो डेफिनेटली जिस तरह का न्यूज़ फ्लो आएगा उससे जरूर प्राइस में शॉर्ट टर्म में फर्क पड़ सकता है। आई थिंक ओवर मीडियम टर्म आई थिंक इन्फोसिस इस प्राइस से भी आपको रिटर्न दे सकता है। इन्फोसिस पे आपका बहुत ही कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू। इन्फोसिस एक टेक्निकल व्यू लेते हैं, करीब अभी भी 5% ऊपर है ये, बट मानस इन्फोसिस ने आज वही किया। आप समझिए कि 19 फेब 2025 से इसने कोलैप्स करना शुरू किया था। हम पूरे उस 29 मई से लेकर 23 जुलाई के पीरियड में कुछ ऐसा ही रुझान देखते थे। जाता था 10, 20 पार किया, 50 पार किया, 100 पे जाके ये पूरी की पूरी रैली पहुंच जाती थी। बट इस बार जिस तरीके से इसने 100 डेमा को अप्रोच किया है, क्या वो स्लाइटली डिफरेंट है थोड़ा पिछली बार से? 1520 पे जो लोग इन द मनी हैं यानी पैसा बना रहे हैं उनके लिए व्यू क्या होगा, रीजनेबल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा, और नेक्स्ट थ्रेशोल्ड पॉइंट यानी किस पॉइंट के बाद अब तेजी नहीं आएगी? तो देखिए, जून में और जुलाई में 100 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हुए तो उसके ऊपर निकले थे प्राइस, लेकिन वहां पर वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिले थे। लेकिन इस बार बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न है। आज जब 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है तो काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। मेरे हिसाब से ये क्लियर कट रिवर्सल है। करंट लेवल्स पे 1480 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको 200 डे मूविंग एवरेज को ही टारगेट करना है, 1580 को। लेकिन अगर आप अभी खरीदारी कर रहे हो 1480 का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो आपके टारगेट 1580 के नहीं रहेंगे, आपके टारगेट रहेंगे 1650 के, 1650 के। 1650 के टारगेट के लिए करंट लेवल्स पे भी इन्फी में खरीदारी की जा सकती है। ओके, 1650 तक के पोटेंशियल है इस स्टॉक में। खैर, मैं थोड़ा सा ट्रेड्स को यहाँ पे कम रखूँगा। मैं सिर्फ अच्छे मतलब इन द मनी ट्रेड्स पे टिप्पणियाँ कर रहा हूँ इस वक्त, या फिर बात कर रहा हूँ, या फिर टिप्पणियाँ ले रहा हूँ मेहमानों की। तेरा HDFC बैंक को लेके आइए, HDFC बैंक को लेके आइए इज़ अ डे लो, एंड ICICI बैंक वो जिस तथ्य पे, जिस फैक्ट पे, जिस आई थिंक डेवलपमेंट पे मैंने उससे बात कर रहा था, कितना बड़ा अगर आप देखें इस बार डाइवर्जेंस है कि निफ्टी बैंक प्रीवियस हाई को काट के लगभग आप समझिए कि 2000 पॉइंट ऊपर चला गया, एंड ICICI बैंक इज़ बिलो 200 डेमा, और HDFC बैंक भी डीलो की तरफ ट्रेड करता हुआ थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग गिराती हुई मार्केट में। बट निकलते हैं स्टॉक से बाहर थोड़ा से, और कुछ प्रेशर पॉइंट्स पे बात करें जो स्टॉक्स कोलैप्स हुए हैं। पोस्ट नंबर्स एटर्नल कोलैप्स हुआ 328। नाउ 328 पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 328 एक वो एवरेज है जो इसने इस पूरे अपने बुल फेस में वायलेट नहीं किया अब तक। इसका हालिया तेज़ी का जो रन था ना वो शुरू हुआ था, आप समझिएगा कि जून फर्स्ट वीक में। सोमिल, कितना ज़रूरी है डिफेंड करना 325 को? मतलब
कितना ज़रूरी है, और 325 के अगर नीचे स्लिप हुआ तो कितनी वीकनेस इटर्नल में आ सकती है, आपका सेंस, स्पेशली जो लोग इसकी डिलीवरी होल्ड करते हैं उनके लिए आपका टेक? इटर्नल में दो ट्रेंड लाइन इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला शॉर्ट टर्म में जो लास्ट एक महीने में बनी है वो नीचे की तरफ टूटी है, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, और प्लस 20-40 डेली मूविंग एवरेज की इस समय नीचे चल रहा है। जो 40 डेली मूविंग एवरेज है वो 330 पर है और ये बहुत समय से नहीं टूटी है। सो यू आर वेरी राइट कि ये एवरेज अभी अभी टूटी है एंड दैट इज नेगेटिव। जो दूसरी ट्रेंड लाइन है ऑन द वीकली चार्ट्स पर एक बड़ी सी ट्रेंड लाइन है अपवर्ड स्लोपिंग, और उसका जो लेवल आ रहा है अराउंड 310 के आसपास आ रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक 310 पे जाएगा। ओवरऑल ट्रेंड अप है तो बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखें जब तक वीकली चार्ट्स पर लो टॉप लो बॉटम बने ना। मेरा व्यू पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक फिर से एक हाई बनाएगा, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी 310 के आसपास बनेगी। ओके, 310 के आसपास बाइंग पॉजिटिव बनेगी। नीरज जी, आपके पास था क्या इटर्नल, और नंबर्स में इस बार टॉप लाइन और उनके अकाउंटिंग जो थोड़ा सा अगर आप देखें नियम थे उसका एक इम्पैक्ट नज़र आया, अदरवाइज हाउस व्यूज भी ठीक ठाक थे, कंस्ट्रक्टिव थे इटर्नल पे। आपका सेंस क्या बन रहा है इस प्राइस डैमेज के बाद 328 पे इटर्नल में वर्सेस आई थिंक ऑल टाइम हाई ऑफ 363? आई थिंक पीछे रिजल्ट्स के बाद काफी अच्छी मूवमेंट आ गई थी स्टॉक के अंदर। रिजल्ट्स इसके ठीक थे, पर मुझे लगता है थोड़ा और कंसोलिडेट स्टॉक कर सकता है, बिकॉज एक और क्वार्टर के रिजल्ट देख के थोड़ा बेटर व्यू मिलेगा। बिकॉज जिस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद कर रहे थे वैसा नहीं आ रहा है, अभी मार्जिन वैसे इंप्रूव नहीं हुए हैं। तो अगर ये 300 से नीचे आ जाता है तो वो डेफिनेटली एक अच्छा प्राइस होगा एक्यूमुलेट करने के लिए। बट आई थिंक आई विल रादर वेट कि मैं नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर भी देख के तभी इससे कुछ कॉल। ओके, इटर्नल पे बात हुई। इटर्नल पर एक चार्ट चेक भी लेते हैं एक्चुअली। सचिन, एक बार इटर्नल का चार्ट देखिए। ऑल टाइम हाई से स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ है, क्या व्यू रहेगा स्टॉक पर अब? जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। काफी दिनों से यहाँ पर एक अच्छी सीक्वेंस चल रही थी, बट इसका जो वीकली आरएसआई है वहां पर कहीं जाकर एक डाइवर्जेंस सेट हो रहा था 370 के आसपास। वो डाइवर्जेंस मुझे लग रहा है कंफर्म हो चुका है। एंड अभी हाल फिलहाल में ही जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, वो पर्टिकुलर सपोर्ट एट थ्रेट है। जिस तरीके से अभी भी इसके इंडिकेटर्स प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है ये जो डिक्लाइन है थोड़ी सी और एक्सटेंड हो सकती है अगले कुछ हफ्तों में। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो थोड़ी सी मुझे लग रहा है रिड्यूस जरूर करनी चाहिए। ऑन द लोअर साइड हो सकता है कि एक अच्छा ड्रॉप मिले अराउंड 305 से लेके 310 जोन के आसपास। तो यहाँ पर अगर किसी के लॉन्ग्स है तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये काम करते हैं, अब बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की। दूसरी तिमाही में एचयूएल के नंबर्स अनुमान के आसपास ही रहे हैं एक्चुअली। मतलब देख के लग रहा है कि जैसा आपकी पोजीशन है शायद वैसा आप व्यू ले लें हिंदुस्तान यूनिलीवर पर। लेकिन मंगलम से समझ लेते हैं, उन्होंने मैनेजमेंट से बात की है कि नंबर्स कैसे रहे। मंगलम, गुड आफ्टरनून, बताइए जरा कैसे रहे नंबर्स? दो तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए। जो सेकंड क्वार्टर के नतीजे थे बिल्कुल भी कोई फायरवर्क्स नहीं था उनमें, भले ही दिवाली के जस्ट बाद होंगे। उसका रीज़न सबसे पहले ये था कि जो जीएसटी रिलेटेड ट्रांजिशन था उस वजह से यहाँ पे थोड़े से डिसरप्शंस देखने को मिले थे, और यही कंपनी ने अपने क्वार्टरली अपडेट में कह ही दिया था। तो इस वजह से रेवेन्यू जो है वो करीब कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 5% बढ़ी थी, स्टैंड लोन रेवेन्यू एब्सोल्युटली फ्लैट थी जैसा कि मैनेजमेंट ने कहा। एबिटा भी करीब 3560 करोड़ के आसपास, अगेंस्ट स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस उसी के आसपास थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। ईयर ऑन ईयर मार्जिन्स थोड़े से नीचे थे पर मैनेजमेंट के गाइडेड बैंड के ऊपरी रेंज में थे। और फाइनली नेट प्रॉफिट जो था वहाँ पर करीब 225 करोड़ का एक उनके पास वन ऑफ इनकम था। इस वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो एस्टिमेट्स को बीट कर दिया है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है एचयूएल के लिए कि क्योंकि इन नंबर्स पर स्टॉक चलने का कोई रीज़न नहीं था, इसलिए स्टॉक फ्लैट है, मार्जिनली ग्रीन। दो रीज़न से है। जो मैंने मैनेजमेंट से बात की, उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि आइसक्रीम बिजनेस जो वो डीमर्ज कर रहे हैं उस वजह से उनके मार्जिन्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगा। तो मार्जिन्स करीब 23 से 24% के आसपास रहेंगे वर्सेस उनका जो अर्लियर गाइडेंस है 22 से 23%। सो 100 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूवमेंट वहाँ पे आ गया। और दूसरी बात, प्रिया नायर का ये पहला क्वार्टरली अपडेट था प्रेस से बात करने के लिए, तो उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि वी विल ऑब्सेस ओवर वॉल्यूम्स। तो
आगे जाके जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि पिछले 3-4 क्वार्टर या 3-4 साल में भी देखें तो एचयूएल में वॉल्यूम ग्रोथ दिखा नहीं है। तो अगर मैनेजमेंट अग्रेसिवली वॉल्यूम ग्रोथ को पुश कर रहा है और साथ में ये कह रहा है कि मार्जिन 23 से 24% के आसपास आएंगे और जीएसटी रिलेटेड टेलविंड्स है, अर्बन और रूरल सारी चीज़ें हैं, और अपने 5 साल के एवरेज से स्टॉक जो है अपने वैल्यूएशन मल्टीपल पर करीब 12-13% डिस्काउंट पे भी ट्रेड कर रहा है, तो इस वजह से स्टॉक ज़्यादा गिरा नहीं है, मार्जिनल ग्रीन देखने मिला है। और अगर तीसरे क्वार्टर से वॉल्यूम ग्रोथ रिकवरी आ गई तब आप इस स्टॉक में ज़्यादा तेज़ी देखेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया मंगलम। तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर, ध्यान रखिएगा थोड़ा अर्निंग से पहले स्टॉक चल भी चुका था अपने लो से, तो ये भी एक फैक्टर था। नीरज जी, क्या व्यू रहेगा आपका लीवर पर? मेरे हिसाब से नंबर तो ठीक थे, जो एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से इस क्वार्टर में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट आगे चलते हुए इसके नंबर्स जैसी मैनेजमेंट की कमेंट्री है उसको सुनते हुए लगता है कि नंबर्स इंप्रूव होने चाहिए आगे चलते हुए। और बिकॉज ये डिस्काउंट पे भी चल रहा है लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन पे, मेरे हिसाब से तो ये यहाँ से हमको जो डिप्स मिलती हैं उसमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो अगर ये 2500 या उसके अराउंड मिल जाए तो आई थिंक दैट्स अ गुड प्राइस, बट अदरवाइज ये बाय ऑन डिप्स है, इसको यहाँ पे नजर में रखना चाहिए बाइंग करने के लिए। ओके, नज़र में रखना चाहिए बाइंग करने के लिए। आज सुबह सुबह हम डिस्कशन कर रहे थे और निफ्टी एफएमसीजी में, दरअसल निफ्टी एफएमसीजी का मूव जो था ना वो पूरा का पूरा शुरू हुआ था नेस्ले के बाद, याद रखिएगा, एट 56856। ऑल्दो आज की कैंडल उतनी इम्प्रेसिव नहीं है और वो यही बात बयां कर रही है कि जो ये इंडेक्स सप्लाई 23 अप्रैल से विटनेस कर रहा है 56,800 की ट्रैजेक्टरी में, प्लीज़ निफ्टी एफएमसीजी रखिएगा, वो आज भी विजिबल थी, आज भी हायर लेवल से उसमें प्रॉफिट टेकिंग आई। सुबह मानस आपने एक रिवर्सल ट्रेड आईटीसी में खोजा था। आई मीन इस वक्त इस पूरी बास्केट में सबसे बेहतरीन लोअर ट्रैजेक्टरी में प्लेसमेंट एक आईटीसी होटल्स की है, सॉरी ये आईटीसी की है, और दूसरा है वरुण बेवरेजेस। मतलब मैं पुल बैक रिवर्सल वाले अगर आप ट्रेड्स को देखूं तो आपका ज़्यादा कन्विक्शन किस में है अगर लोअर ट्रैजेक्टरीज में कुछ ग्रैब करना हो एफएमसीजी में? देखिए, आईटीसी में स्टॉक ने आज 200 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया था, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी मेरा समझना ये है कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 411 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। इस टाइम के करंट पैटर्न्स को देख के आई थिंक वीबीएल ज्यादा बेहतर लगता है। वीबीएल में मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना था पिछले हफ्ते, और अभी स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इन दोनों को कंपेयर करें करंट सिचुएशन के हिसाब से वीबीएल ज्यादा अच्छा लगता है। स्टॉप लॉस आपको 459 का लगाना है और टारगेट आपको सेट करने हैं 480 और 486 के। ओके, चलिए काम करते हैं, टॉप कैश कॉल्स का समय हुआ। अमित जी, अरुण जी और सोमिल जी हमारे साथ। अमित जी बताइए आपका कैश कॉल। जी अनुज जी, मैं इस समय जाऊंगा करूर वैश्य बैंक के साथ। यहाँ पे हमने 2 दिन पहले एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट देखा था, काफी अच्छा खासा ब्रेकआउट है यहाँ पे, तो मुझे लगता है यहाँ पे ट्रैक्शन कंटिन्यू रहेगा। टारगेट्स इसके लगभग रहेंगे 255 एंड 260 के, स्टॉप लॉस हम रखेंगे 237 का। ओके, करूर वैश्य बैंक। अरुण कुमार जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा कैश में? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है साई लाइफ साइंसेस में अच्छा मोमेंटम है, तो इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। करंट मार्केट प्राइस के आसपास इसको बाय करें, अराउंड 893 के आसपास। 871 का स्टॉप लॉस रहेगा और 942 के टारगेट्स। मीनवाइल बैंक निफ्टी देखिए एक बार क्या एकदम से कोलैप्स हुआ बैंक निफ्टी, और ये देखिए डे लो पर आया एकदम से पिछले कुछ मिनटों में। इनफैक्ट अब सिर्फ 90 पॉइंट ऊपर रह गया, और उसका बड़ा कारण है आईसीआईसीआई बैंक। लगातार आईसीआईसीआई बैंक में हमने बड़ी वाली प्रॉफिट बुकिंग देखी है, और इस बार तो इवन हायर लेवल से एचडीएफसी बैंक भी थोड़ा सा नीचे आया है। तो इस वजह से आप देखिए, हालांकि एचडीएफसी बैंक अभी भी ग्रीन में है, लेकिन पूरा का पूरा डिक्लाइन आईसीआईसीआई बैंक की वजह से। एक बार एचडीएफसी बैंक भी दिखा दीजिए इंटरडे में, उसमें भी थोड़ा सा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा हायर लेवल से। ये देखिए दोनों स्टॉक्स थोड़ा सा नीचे आए। सोमिल, आपने क्या पिक किया कैश कॉल्स में? कैश कॉल्स में मैंने पिक किया डीसीएम श्रीराम। डीसीएम श्रीराम में एक कंसोलिडेशन अभी चल रहा है, मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, ये 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर है। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा शॉर्ट टर्म में रैली देखने मिल सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 1190 और टारगेट होगा 1350 का। सीएम श्रीराम। चलिए बात करते हैं डिफेंस शेयरों की, जहां अच्छी रौनक है। यतिन के पास चलते हैं, जानते हैं क्या चल रहा है इन स्टॉक्स में। यतिन बताइए। हाँ, तो देखिए डिफेंस स्टॉक्स की बात करें तो कुछ दिनों पहले ही जब पीएम मोदी
दिवाली मना रहे थे एनएस विक्रांत पे, तो उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि जो ओवरऑल डिफेंस का एक्सपोर्ट टारगेट है वो यहाँ से बढ़ता हुआ नज़र पड़ेगा। इनफैक्ट 10 सालों में आपने डिफेंस का एक्सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ देखा। इनफैक्ट 30 गुना आपको ये डिफेंस का एक्सपोर्ट का आपको टारगेट होता हुआ नज़र पड़ रहा है। और अगर हम बात करें तो भारत को यहाँ एक्सपोर्ट हब बनाने की बात उन्होंने की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो निफ्टी डिफेंस अभी भी लगभग टॉप से 8% नीचे है, तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार यहाँ ऑर्डर्स का ट्रैक्शन आ रहा है। आज अगर हम बात करें भारत फोर्ज की, 3 से 4% काउंटर ऊपर है, क्योंकि भारतीय सेना से लगभग 1600 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर्स इनको मिले। और ये जो गन का ऑर्डर है ये अब वो एग्जीक्यूट करेंगे अपनी सब्सिडरी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को भी कोची शिपयार्ड से नेवल डिफेंस के ऑर्डर्स मिले हैं लगभग 633 करोड़ के, और इस काउंटर में भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन आपको देखने को मिल रहा है। और जो शिप बिल्डिंग सेक्टर है, मझगांव डॉक, कोची शिपयार्ड, जीआरएससी, इन सभी काउंटर्स में भी अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि रिन्यूड फोकस है सरकार का शिप बिल्डिंग पे। इनफैक्ट आज एक रिपोर्ट ये भी आई कि साउथ कोरिया की काफ़ी सारी कंपनियां अब भारत के अंदर निवेश करना चाहती है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में, और कोची शिपयार्ड हो, मझगांव हो, इनके साथ जॉइंट वेंचर बना के ये काम आगे बढ़ाएंगे। तो ये भी सारे स्टॉक्स क्लियरली फोकस में आज दिखते हुए। ओके, चलिए शुक्रिया यतिन। तो ये इस समय डिफेंस स्टॉक। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और इनफैक्ट जो पिछले हफ्ते हमने कॉन्वर्सेशंस की थी उनमें से एक सबसे बुलिश कॉन्वर्सेशन में से एक थी रामदेव अग्रवाल जी के साथ। एक उनकी इस बातचीत का एक अंश सुनते हैं जिसमें वो आपको बताएंगे कि किन स्टॉक्स पर, खासतौर से बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस में, आपको इस समय बुलिश रहना है। बैंकिंग पर आप क्लियरली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सुनाई दे रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल से आप 7 या 8 बार ऑलरेडी बैंकिंग बोल चुके हैं। हाँ। और जो आपने बात कही क्रेडिट ग्रोथ की, जो आरबीआई गवर्नर हैं उन्होंने भी पिछली बार आए तो उन्होंने कहा था कि शायद एक ही रेट कट बाकी सिस्टम में, लेकिन पिछली पॉलिसी में उन्होंने क्लियरली बोला था कि अब हमारा फोकस ग्रोथ पर होगा और अब हम जो जरूरत होगी वो करेंगे। तो यहाँ से आपको लग रहा है कि ये जो लोगों की EMIs कम होंगी, वो सब जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, तो बैंकों में आप किस पॉकेट में सबसे ज्यादा बुलिश है फिर बैंकों को लेकर? या आपको लग रहा है कि पूरा बैंकिंग सिस्टम, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, पूरा NBFC सिस्टम सब चलेगा? नहीं, देखिए लेंडिंग जो है ना आपका, द मोमेंट क्रेडिट एक्सपांड्स द मैजिक स्टार्ट्स, देन द इशू इज कौन से बैंक में अच्छा लीडरशिप है। डिस्ट्रीब्यूशन तो सबके पास, मतलब बड़े बैंक के पास ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, छोटे बैंक के पास अपना निश है नॉल, बट लीडरशिप में वो दम है क्या? जैसे आपने M&A बैंकिंग दे दिया, सी लुक एट व्हाट गवर्नमेंट्स इंटेंशन इज। गवर्नर साहब क्या कर रहे हैं? ही इज रिलीजिंग द पॉकेट्स व्हिच वर नेवर ओपन। अच्छा, उनको यदि सजेशन मिलेगा, उनको समझ में आया तो वो भी करेंगे वो। सी जब सरकार लग जाती है ना काम पे कि भाई हमको ग्रोथ चाहिए, बिल्कुल, तो वो मतलब उनके पास बहुत हथकंडे हैं। भाई आप GST मान लो 18% की है, GST 12 कर दो, आग लग जाएगी बाजार में। तो बहुत सारे हथकंडे इनके पास में, सो हाउ मच गवर्नमेंट वांट्स। अच्छा, गवर्नमेंट जो है ना हर तरीके से, चाहे सेबी से हो, इन टर्म्स ऑफ RBI हो, चाहे फिस्कल हो, टैक्स कट हो, मतलब हर तरीके से आप हवन में घी डाल रहे जा रहे हो। अब वो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना रिवर्स करने में। तो मेरे को लगता है कि दिसंबर क्वार्टर शुड बी अ गुड क्वार्टर टू जज। ये जो GST का जो बीच में 12-13 दिन का जो विंडो आ गया था, 20 दिन का था, वो 20 दिन का, उससे लग रहा है आपको थोड़ी इक्वेशन खराब हो गई? बहुत खराब हो गया, थोड़ा अनसेटल हो गया। सितंबर क्वार्टर खराब ही हो गया। तो सब रोते हुए आएंगे रिजल्ट, है ना। और उसके बाद अब कमेंट्री कब आएगा? से मान लो अक्टूबर एंड में आया, तब तो उसको 4 हफ्ते का उसको या 5 हफ्ते का उसके पास पोस्ट दशहरा वर्किंग रहेगा। तो मैं कंपनी से बात करता हूँ तो सब कंफ्यूज हो गए हैं कि जो अच्छा चल रहा है राइट नाउ, सब एवरीबडी इज डूइंग वेरी वेल, लेकिन उन्होंने इतना हिल गया थे 20 दिन में कि उनकी हिम्मत, जबान नहीं खुल रही है कि भाई मतलब वी आर इनटू अ टेरिफिक टाइम कर गए, पर्टिकुलरली ऑटोमोटिव। तो मुझे लगता है कि आई विल बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन डिसंबर रिजल्ट्स। कंजम्पशन पिक अप एंड लेट्स हियर द कमेंट्रीज। आपका इंश्योरेंस में 18% से 0% कर दिया आपने, लाइफ इंश्योरेंस, वेरी लार्ज सेगमेंट एंड वेरी अंडर पेनिट्रेटेड। इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। हालांकि शॉर्ट टर्म देयर इज अ चैलेंज बिकॉज इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा तो उनको लॉस होगा थोड़ा सा, बट समझना चाहिए कि क्या भाई, देखिए आपका 100 रुपये देते थे आप, उसमें से आप 80, 82, 83 रुपये आप इंश्योरेंस के लिए यूज़ करते थे और 18% डेली को भेजते थे आप।
अब वो 18% डेली भेजने का काम खत्म हो गया। पूरा आप 100 रुपये देते, 100 रुपये का आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगा। ऐसा तो डील कभी मिला ही नहीं है। ठीक बात है। यू आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 20% मोर काइंड ऑफ कवरेज एंड अंडर पेनिट्रेटेड, अंडर कवर्ड है। जिन्होंने लिया उन्होंने भी छोटा पॉलिसी लिया है। बिल्कुल। तो लेकिन इस सब में होने में 6-8 महीने लगेगा, तो माहौल बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो मुझे लगता है कि दिसंबर से चालू होगा एंड वी शुड हैव गुड टाइम। ओके, चलिए अभी काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ मानस जी, सचिन जी और अमित जी हैं। सचिन जी, आप बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर कमिंस इंडिया में काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है एंड एक अच्छे कंसोलिडेशन से स्टॉक अच्छी तरह ट्रेंड कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर 4000 का कॉल ऑप्शन, इन द मनी कॉल ऑप्शन अभी भी कंसिडर करना चाहिए। लगभग 101 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 74 पे लगाना है एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है 196 तक की एक चाल बन सकती है अगले कुछ दिनों में। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी कमिंस इंडिया के 4000 के कॉल ऑप्शन। ओके, कमिंस इंडिया 4000 कॉल ऑप्शन। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा ऑप्शंस में? तो देखिए, ऑप्शन में सिंजिन के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। सिंजिन के पैटर्न को देखें तो स्टॉक ने बढ़िया रिकवरी दिखाई है, 50-डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। तो सिंजिन का 660 का कॉल ऑप्शन, 660 का कॉल ऑप्शन लेंगे। 8 रुपए 60 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। 5 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 15 रुपीज, 15 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, चलिए अब अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? जी अनु जी, मैंने इनिशियली तो कमिंस इंडिया चूज किया था, लेकिन उसके बाद जो मुझे पसंद आ रहा है वो टाटा स्टील है। टाटा स्टील ने आज 10 और 20 टाइम से गैप अप कैंडल बनाई है। थोड़ा सा इंट्राडे गेन्स जरूर गिव अप किए हैं, बट ओवरऑल ये पुल बैक स्ट्रॉन्ग है। 175 का कॉल ऑप्शन अभी 2 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा सिर्फ 1 रुपए का रहेगा, 1 रुपी का, और टारगेट रहेंगे 5 रुपीज पे। ओके, चलिए अब बात करते हैं कल आने वाले नंबर्स की। निफ्टी में कल डॉक्टर रेड्डीज और एसबीआई लाइफ के नंबर्स आएंगे, वहीं एफएनओ में एसबीआई कार्ड और कुफोज के नंबर्स का इंतजार रहेगा। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी और कंचन नौटियाल मौजूद हैं रिजल्ट के प्रीव्यूज़ के लिए। कंचन से पहले जानते हैं डॉक्टर रेड्डीज और कुफोज के नंबर्स कैसे रहेंगे। कंचन, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। शुरुआत डॉक्टर रेड्डी के नंबर्स के साथ कर लेते हैं। नंबर्स यहाँ पे हमें म्यूटेड ही देखने को मिलेंगे। सबसे पहले नंबर्स मैं आपकी स्क्रीन पे लेके आती हूँ। रेवेन्यू फ्रंट पे बात करी जाए तो एक 6.7% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन जो ऑपरेटिंग नंबर्स है वो यहाँ पे हमें प्रेशर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एबिटा में करीब करीब 9% का आपको डाउन साइड देखने को मिलेगा। वहीं अगर मार्जिन की बात करी जाए तो ये भी गिरते हुए नजर आएंगे, और पैट जो है यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट है यहाँ पे भी आपको एक फ्लैट ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। अगर मैं एरिया वाइज बात करूं, ज्योग्राफीज में डिवाइड करूं, तो जो नॉर्थ अमेरिका की सेल्स है वहां पे साल दर साल 15% तक का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, बिकॉज जो इनकी जेनरिक दवाई है रेवलिमिड, वहां पे एक प्राइसिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। रशिया में हालांकि आपको 19% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, बिकॉज हमने देखा है जो आईएनआर के अंदर डेप्रिसिएशन आया है उसका यहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट जो इंडिया का बिजनेस है वो भी आपको 10% तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज जो इनका रेस्पिरेटरी और पेन का सेगमेंट है उसमें एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिला है। फोकस एरिया आपका क्या होगा, एक बार वो बात कर लेते हैं। कैनेडियन मार्केट के अंदर सेमाग्लूटाइड के अप्रूवल के ऊपर किस तरीके का प्रोग्रेस है ये आपको खासा ध्यान में रखना होगा। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है उसके ऊपर मैनेजमेंट की तरफ से क्या आउटलुक आता है, और साथ ही साथ यूएस एफडीए की तरफ से क्या नई फाइलिंग्स है उसके ऊपर जो अपडेट होगा, ये आपके की फोकस एरिया होंगे। लेकिन ओवरऑल नंबर्स यहाँ पे म्यूटेड है। आगे बढ़ते हैं और कोफोर्ज के नंबर की बात करते हैं। नंबर्स यहाँ पे भी आपको म्यूटेड ही कह सकते हैं आप देखने को मिलेंगे इस टाइम पे। अगर बात करें रेवेन्यू फ्रंट की तो यहाँ पे हमें करीब करीब 7% का इजाफा देखने को मिल सकता है डॉलर रेवेन्यू में, और बात करें इंडियन टर्म्स में तो यहाँ पे 10 से 12% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन जो है वो जताई जा रही है। मार्जिन फ्रंट की बात करी जाए तो यहाँ पे भी एक स्लाइटली अपटिक हमें देखने को मिल सकता है, और साथ में अगर सीसी ग्रोथ की बात करी जाए कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म में तो वो भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस
प्राइसेस में 6% तक की बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अब ये जो आपको कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखने को मिली है, अब यहाँ पे इसके पीछे के जो कई सारे फैक्टर्स हैं, बिकॉज जो मोमेंटम आया है वो काफ़ी ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्गर साइड में देखने को मिला है। जो इनकी साबरी की डील है उसने भी नंबर्स को एक अच्छा खासा बूस्ट दिया है। मार्जिन्स में जो आपको एक अच्छा खासा अपटिक देखने को मिलेगा, उसके पीछे का रीज़न है जो इनका डीएनए है उसमें नॉर्मलाइजेशन होता हुआ दिखाई दिया है, और साथ ही साथ जो आरएसयू कॉस्ट है वहाँ पे भी एक डिक्लाइन आया है। मैनेजमेंट का आपको फोकस कहाँ पे रखना होगा, सेकेंड हाफ में किस तरीके के एग्जीक्यूशन होते हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ का मोमेंटम किस तरीके का बना हुआ है, और साथ ही साथ मार्जिन एक्सपेंशन को लेके कंपनी इस टाइम पे क्या प्लान कर रही है। न्यू डील टीसीवी 12 मंथ की जो ऑर्डर बैकलॉग का ट्रेंड है वो किस तरीके का है, और साथ ही साथ एबिट और एबिट मार्जिन के ऊपर कंपनी किस तरीके की कमेंट्री देती है। लेकिन नंबर्स दोनों के हमें स्टेबल बोल सकते हैं। दोनों नंबर स्टेबल नज़र आते हैं। खैर इन पे एक टेक्निकल व्यू लेंगे और नंबर से पहले, लेकिन दो और कंपनियों पे यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं, एसबीआई लाइफ और एसबीआई कार्ड्स। आशीष, क्या नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है? देखिए, एसबीआई लाइफ में तो ग्रोथ देखने को मिलेगी सिंगल डिजिट की, थोड़ी सी धीमी ग्रोथ है, बाजार को ज़्यादा पसंद नहीं आएगी। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो ग्रॉस प्रीमियम इनकम है इसमें पिछले साल के मुकाबले 15% की बढ़त का अनुमान है, और जो न्यू बिजनेस एपी है यहाँ पर देखें तो 8.5% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो एपी ग्रोथ है ये हालांकि पिछले साल से काफ़ी बेहतर है, 3% पिछले साल थी, इस बार 9% देखने को मिलेगी। लेकिन ब्रोकरेज हाउस अगर आप देखें तो इसको लेकर भी ज़्यादा उत्साहित नहीं नजर आ रहे। अब वीएनबी ग्रोथ जो है ये 9% के आसपास एक्सपेक्टेड है। मार्जिन्स ये लगभग स्टेबल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 26.9% पिछले साल देखने को मिले थे, इस बार 27% का अनुमान है। और ओवरऑल मुनाफे का आंकड़ा अगर आप देखें तो बिल्कुल फ्लैट है, 530 करोड़ से बढ़कर 540 करोड़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन आगे जाके अगर आप देखें तो बैंक के माध्यम से इंश्योरेंस की जो बिक्री होती है उसमें किस प्रकार की ग्रोथ है ये ज़्यादा की मॉनिटरेबल है। यानी एसबीआई लाइफ इसके नतीजों में अगर आप देखें तो कुछ खास एक्शन यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन इसकी दूसरी तरफ अगर आप बात करें एसबीआई कार्ड्स की, तो इसको लेकर ब्रोकरेज हाउस थोड़े से उत्साहित और पॉजिटिव नजर आ रहा है। दरअसल अगर आप देखें तो बता रहे हैं कि जो फी इनकम है ये थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आएगी, जो एनआई ग्रोथ है ये काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि निम्स अगर आप सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो बिल्कुल फ्लैट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और जो कॉस्ट ऑफ फंड है इसका आगे जाके बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन खास बात ये भी है कि जो इनकी नॉन इंटरेस्ट इनकम है यहाँ पर कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। प्रोविजंस कैसे होते हैं ये की मॉनिटरेबल है। एक बार नंबर्स में आपको बता देता हूँ, जो मुनाफे का आंकड़ा है इसमें एस्टिमेट है कि एटलीस्ट आपको 47% की बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ ब्रोकरेज हाउस और भी ऊंचा आंकड़ा बता रहे हैं, लेकिन 404 करोड़ से बढ़कर 593 करोड़ ये एस्टिमेट है मुनाफे का। अगर आप प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी इस की जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इसको देखें तो ऑलमोस्ट 15% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और जो ब्याज आय यानी नेट इंटरेस्ट इनकम है ये 1720 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट है। यानी हर लिहाज से अगर आप देखें तो एसबीआई कार्ड्स ठीक ठाक बढ़िया नंबर्स एक्सपेक्टेड है। एसबीआई कार्ड्स एक डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है। खैर ये आशीष बहुत बहुत शुक्रिया, कंचन आपके बहुत बहुत शुक्रिया चारों नंबर्स के पूर्व अनुमान स्क्रीन पर रखने के लिए। निफ्टी बैंक लेके आइएगा। देखिए मार्केट कोलैप्स हुआ इंट्राडे में, लेकिन एक चीज़ जो पिछले 20 मिनटों में विजिबल है कि हम जो हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग का एवरेज प्राइस था उस दिन का सेशन और हमारा सोमवार का क्लोज आखिरी का आधे घंटे का प्राइस, निफ्टी ने उस जगह जाके थोड़ी सी स्थिरता दिखाई है, एंड दैट्स आई थिंक 25950, और निफ्टी बैंक के केस में वो रहा करीब 58,100। दोनों इंडस्ट्रीज ने वहाँ जाके थोड़ा सा कंफर्ट लिया है। रुचित जैन इस पैनल में जुड़ चुके हैं। अब रुचित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। वॉल्टिलिटी है बट एक डायरेक्शन में, बट आपका टेक आपके स्टॉक को लेकर क्या है, क्या चीज़ कर रहे हैं आप? जी वेरी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई थिंक बैंकिंग एनबीएफसी स्पेस है कि जहाँ पे हम ये रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज ऑल्दो लीडरशिप आईटी स्पेस से भी आई है जहाँ पे हेवीवेट्स का पार्टिसिपेशन है, बट एनबीएफसी स्पेस में से आदित्य बिरला कैपिटल का चार्ट सेटअप काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है, जहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। एक ग्रेजुअल हाई टॉप हाई बॉटम ये स्टॉक में कंटिन्यूड है। जो भी छोटे मोटे करेक्शंस आ रहे हैं उसमें कोई भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं हो रही है, और स्टॉक अपने 20 डेमा के सपोर्ट भी ब्रेक नहीं कर रहा है। सो आई थिंक ये काफी अच्छे साइंस है। सो हमें लग रहा है कि ऑल टाइम हाई के आसपास का क्लोजिंग अगर आज आ रहा है, सो ये एक स्ट्रेंथ ही और यहाँ से बढ़ सकती है। तो करंट लेवल्स पे एबी कैपिटल में आज खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 304 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 322 के टारगेट्स के लिए। चलिए 4 का चौका
की शुरुआत करते हैं। आप सस्ता ऑप्शन लेंगे हम मानस जी से, फिर चलेंगे सचिन जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए रुचित जैन जी के पास चलेंगे और मिड कैप फंडा के लिए चलेंगे नीरज दीवान जी के पास। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए आईएक्स पे मेरा ध्यान है। आईएक्स ने हाई टॉप चार बॉटम का कंफर्मेशन दिया, 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो आईजीएल का 140 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। प्राइस ₹1.90 का चल रहा है। स्टॉप लॉस आपको 90 पैसे का लगाना है। 90 पैसे के स्टॉप लॉस से आईएक्स के 145 पे खरीदारी करेंगे कॉल ऑप्शन में, और टारगेट सेट करने हैं ₹4 के। ओके, आईएक्स की कॉल ऑप्शन आपको बाय करनी है। ये हो गया ऑप्शन ट्रेड। सचिन, आपका आज का फ्यूचर्स का ट्रेड क्या रहेगा? वीरू जी, हमने शुरुआत की थी सिंजन के फ्यूचर्स से, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फार्मा में अच्छा ट्रैक्शन बन रहा है। वहां पर पिरामिड फार्मा में भी एक अच्छा प्राइस एक्शन डेवलप हो चुका है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग एस्टैब्लिश करने का प्रयास यहाँ पर है। एंड जिस तरीके से अभी भी डेटा है 200 के आसपास जो एक बेस इसने फॉर्म किया है, वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। जिस तरीके से इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस में कन्वर्जेंस है, मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनेगा। सो ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से 212 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। पहला टारगेट होगा अराउंड 212 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 223 का। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 202 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड खरीदारी करने की सलाह होगी पिरामिड फार्मा की फ्यूचर्स में। पिरामिड फार्मा। चलिए अब चलते हैं रुचित के पास। रुचित बताइए आपका चार्ट का चमत्कार स्टॉक। चार्ट के चमत्कार में आज एक वीकली चार्ट के ब्रेकआउट का स्टॉक है, वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वीकली चार्ट्स पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट आया है स्टॉक में, और आज के अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे इस ब्रेकआउट पे, अपने डेली एवरेज से कई बेहतर वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट है। सो यूजुअली सब इतने बड़े कंसोलिडेशंस के ब्रेकआउट ह्यूज वॉल्यूम के साथ आते हैं, तो वो स्टॉक एक आउट परफॉर्मेंस के साइन रहते हैं। तो 244 के नीचे स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी 265 के टारगेट्स के लिए। ओके, एससीआई पे अगर आप देखें तो आपका ट्रेड है रुचित जैन जी का। अब चलते हैं मिड कैप फंडर के लिए नीरज जी के पास। नीरज जी, मिड कैप में क्या इम्प्रेस कर रहा है आपको, क्या पिक कर रहे हैं आप आज? या मुझे एक्चुअली एक होटल इंडस्ट्री में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है। स्टॉक से काफ़ी अच्छी रिटर्न भी दी है, तो इसमें से मैंने एक चुना है EI होटल्स, जो ओबरॉय और ट्राइडेंट ब्रांड के अंडर ऑपरेट करते हैं। ये हाई एंड और लग्जरी मार्केट में है। जिस तरह से एस्पिरेशन बढ़ रही हैं, मुझे लगता है कि इनकी जो ग्रोथ हमने देखने को भी मिली है, इसका एवरेज रूम रेंट इंक्रीज हो रहा है, और ये आगे काफ़ी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। 25 नई प्रॉपर्टीज भी इनकी 2030 तक आएंगी, तो उससे भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बिसाइड्स एवरेज रूम रेंट, ऑक्यूपेंसी भी 70% है, तो ऐसी लग्जरी प्रॉपर्टीज की 70% ऑक्यूपेंसी एक काफ़ी अच्छी ऑक्यूपेंसी रेट है जो ये मेंटेन कर रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ा ही रहे हैं। तो इसको अगर आप देखें तो इसकी एक्सपेंशन प्लान भी काफ़ी रोबस्ट है, तो उसके लिए इनकी कैपिटल भी काफ़ी, इनके पास बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, इनके पास नेट कैश है बुक्स में 1000 करोड़ से ज़्यादा का, तो एक्सपेंशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एज फार फंड्स आर कंसर्न। और इसको अगर आप कंपेयर करें वैल्यूएशन में, अगर 2027 के हिसाब से देखें तो 25 टाइम EBITDA भी इसको वैल्यू करें तो यहाँ से 25% की अपसाइड मुझे लगता है इसमें आ सकती है। तो एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी कंपनी, अच्छा स्टॉक है। ओके, EIH 387 पे आपका बाय कॉल। हमने शुरुआत की थी सस्ता ऑप्शन से, महाराज जी का ट्रेड पिक किया था IX की कॉल। यस, स्टॉक मोमेंटम में मेरे स्क्रीन पे जो स्टॉक इन पीरियड में डोमिनेट कर रहा है वो है IX। कॉल ऑप्शन 145 की स्ट्राइक, 4 के लक्ष्य के लिए 225 पे लेनी है, 90 पैसे का स्टॉप लॉस। उसके बाद ट्रेड पिक किया गया आज का एफएनओ सुपरस्टार, ये ट्रेड पिक किया सचिदानंद उत्तरकर जी ने पिरामिड फार्मा फ्यूचर्स 212-223 के लक्ष्य के लिए 202 का स्टॉप लॉस। रुचित जी ने SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को पिक किया, कैश कॉल थी याद रखिएगा ये, और 265 के लक्ष्य के लिए। और नीरज जी ने अभी EIH को पिक किया। निफ्टी पूरा का पूरा एफर्ट करता हुआ टू रीगेन दैट ट्रेजेक्ट्री 26,000 याद रखिएगा। कल शुक्रवार, उसके बाद गुरुवार, फिर मंगलवार एक्सपायरी। एक चीज़ थी जो कि इंट्राडे में आज बाजार खुलने के बाद 26,000 पे पुट राइटर्स विजिबल थे। लेट्स सी हम उस 26,000 और 25,900 के जोन को एटलीस्ट डिफेंड कर लें। अनुज, एटलीस्ट अगर हम 26,000 पे सिक्योर करके ले जाएं जहाँ पे आज पुट राइटर्स थे, तो एक डिसेंट क्लोज मारेंगे इसे। क्योंकि अनुज, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम 15 अक्टूबर से लेकर अब तक
इन कुछ सेशंस में 25,200 से सफ़र तय करते करते यहाँ पर आए हैं। देखिए वीरू, मैं तो फ्रैंकली बोलूँ तो 25,850 के ऊपर की क्लोज को भी पॉजिटिव मानूंगा, लेकिन हाँ अगर 26,000 के ऊपर बंद हो गए तो फिर तो सोने पे सुहागा है। लेकिन देखिए क्या है कि आई थिंक डे टू डे मार्केट को ये एनालाइज करने में थोड़ा हमको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि जब इस तरीके के गैप अप होते हैं उसके बाद लाजमी है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। ऐसा भी नहीं कि मार्केट पिटा हुआ था, काफ़ी ऑलरेडी चल चुका था। लेकिन हाँ अगर 26,000 के ऊपर बंद हो गए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ भी बंद हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ये मानना है। ये भी मैं तो ये कहता हूँ 25,900 के भी ऊपर अगर हम बंद हुए होते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। इस मार्केट में ट्रेंड इंटैक्ट है और देखिए वो 26,277 इवेंचुअली आना है। वो इस सीरीज़ में ना आए तो अगली सीरीज़ में आ जाएगा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बचा नहीं है। और बस एक चीज़ जो रिस्क अब ओपन होगा ना वीरू, वो ये होगा कि अब जितने भी अच्छे वाले नंबर्स थे वो शायद मोर और लेस आ चुके हैं। अब अगले हफ्ते से थोड़ा सा शायद एक बैक बेंचेस के भी आने की तैयारी है वो वहाँ से। लेकिन मार्केट के पास ये नॉलेज है कि अब कुछ नंबर्स थोड़े से आगे जाते हुए थोड़े से ख़राब वाले भी आएंगे, लेकिन आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जी कोई दिक्कत नहीं है अगर ये एक हमें 25,900 के ऊपर भी क्लोज मिल जाए। बाकी दिग्गजों में HDFC बैंक, ICICI बैंक का बिहेवियर अच्छा नहीं था। बट सचिन जी, मैं भी आज सुबह से उन स्टॉक्स में बड़ा इंटरेस्टेड था, रुचि दिखा रहा था जो कि लोअर लेवल से रिवर्सल ले रहे हैं। अब आप फार्मा में आइए, लुक एट सिंजिन, बड़ा अच्छा क्लोज, बड़े अच्छे वॉल्यूम्स के साथ 662 पे। दैट मीन्स वो एवरेज जिसको आप बहुत दिनों से मशक्क़त कर रहे थे काटने की, 100 EMA आपने फाइनली काटा। और हम ये भी देख चुके हैं कि मतलब ये 100 EMA के ऊपर एक 200 EMA तक का स्विंग जनरेट करता ही करता है। पोजिशनली कैसे अप्रोच करें इस स्टॉक को? वीरू जी, इनफैक्ट शो के शुरुआत में ही हमने इसे आइडेंटिफाई किया है। 660 के लेवल पे यहाँ पर एक बाइक रिकमेंडेशन हमने दी है एंड ऑलमोस्ट 665 के आसपास अभी ये फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। काफी दिनों के बाद इसने अपने 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया है एंड प्लस जिस कन्विक्शन से इसके डेली RSI में ब्रेकआउट हुआ है, ये काफी अच्छे संकेत है ट्रेंड चेंज के। अगर हम इसके EDX को भी थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करें तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है एक अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन है। इसका जो डेली EDX है लगभग अराउंड 23 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये सेटअप एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन के ओर से देख रहे हैं। मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी पार कर देगा, जो लगभग अराउंड 686 के आसपास फिलहाल प्लेस्ड है। पर ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से हमने जो सेटअप डिस्कस किया था उसका टारगेट 674 पे इंटैक्ट है, स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था 654 पे। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, अब बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ लोग मुझसे सवाल पूछते हैं। RRP सेमीकंडक्टर, एक बार चार्ट दिखाइएगा इसका, और अगर इसका 1 या 2 साल का चार्ट अगर दिखा सकें तो वो सबसे इंटरेस्टिंग होगा। लेकर आइए जरा चार्ट स्टॉक का, RRP सेमीकंडक्टर जिसकी बात हो रही है। नहीं आज का नहीं, इसका 1 साल का चार्ट दिखाइए। आज का तो खैर क्या 2% का फ्रीज है, इसमें कुछ पता नहीं चलेगा। ये देखिए, ये 12 महीने का चार्ट है, 128 गुना ये स्टॉक भागा है। और अगर इसका 2 साल का चार्ट दिखा देंगे तो शायद ये चार्ट थोड़ा सा और एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन इसमें ये देखिए 2 साल में 64,350%, मतलब 643 टाइम्स। BSE की चेतावनी के बाद भी शेयर की तेज़ी नहीं थम रही है। इस पर डिटेल समझते हैं आशीष से। आशीष, ये हुआ क्या है स्टॉक में जो इस तरीके के मूव्स आए? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल अगर आप देखें तो एक्सचेंज की चेतावनी के बाद भी 2% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। एक तो स्टॉक अगर आप देखें तो बहुत ही कम वॉल्यूम वाला है। प्राइस का इंपैक्ट एक बार जैसे कि आपने बताया कि 2 साल में तो क्या गजब की तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। 1 साल में 128 गुना। पिछले 18 महीने पहले तक ये स्टॉक सिर्फ 10 रुपए का था, अभी 9,000 के ऊपर है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई छोटी सी कंपनी है या फिर कोई ऐसा पेनी स्टॉक होगा ना, इसका तो 10,000 करीब का भाव चल रहा है। इसका मार्केट कैप देखें तो तकरीबन 13,000 करोड़ का है। 13,000 करोड़ का मार्केट कैप, और इसके फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे चौंक जाएंगे, बिल्कुल तालमेल ही नहीं है। इनफैक्ट इसी के चलते अगर आप देखें तो BSE की तरफ से एडवाइजरी आ गई है कि अगर आप इस स्टॉक में डील कर रहे हैं तो थोड़ा सा सचेत हो जाइए। अब मैं इसके लिए कह रहा हूं कि रिटर्न्स तो आपने देख लिए, 2 साल का चार्ट भी आपने बखूबी तरीके से देख लिया। इसका पी देखिए 2026 टाइम, 2026 टाइम्स का पी चल रहा है। मार्केट कैप टू सेल्स अगर आप देखें
तो करीब करीब 500 टाइम्स पर। ऐसी कौन सी कंपनी करती क्या है, नाम में सेमीकंडक्टर हो गया, और इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। दरअसल अगर आप देखें तो कुछ रूमर्स के चलते स्टॉक में और भी बड़ी तेजी आई है। लगातार रूमर्स चल रही थी मार्केट में कि हो सकता है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो सचिन तेंदुलकर इसमें स्टेक ओन करते हैं, इनकी एडवाइजरी पैनल पर आ सकते हैं। इसी के साथ अगर आप देखें तो एक रूमर ये भी चल रही थी स्टॉक को बढ़ाने के लिए कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बड़ा लैंड अलॉटमेंट यहाँ पर मिल गया है, जिसके चलते अगर आप देखें तो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और काफी समय से हम देख भी रहे हैं कि थीम ऐसी है कि इसमें मार्केट का इंटरेस्ट काफी ज्यादा है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में तेजी आई। हालांकि खंडन आ गया कंपनी की तरफ से कि ये दोनों खबरें बिल्कुल गलत है, लेकिन इस खंडन में बड़ी देरी हो गई, स्टॉक में गजब की तेजी देखने को मिली। अब आप चार्ट आपने देखा कि किस प्रकार के मूव देखने को मिले। 13,000 करोड़ की ये कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से, और आप चौंक जाएंगे जानकर कि अगर आप इन्होंने लास्ट क्वार्टर यानी Q1 FY26 में जो रेवेन्यू का आंकड़ा पेश किया है, जीरो है, बिल्कुल नील रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिली है। और ऐसा नहीं कि इससे पहले भी कोई बड़ी रेवेन्यू का ट्रेंड देखने को मिला। एक बार रेवेन्यू का ट्रेंड लेकर आते हैं। अगर आप देखें तो Q2 FY25 में 6 करोड़ की इनकी रेवेन्यू थी, फिर 15 करोड़ हो गई, फिर 6 करोड़ हो गई, और लास्ट क्वार्टर में बिल्कुल जीरो, कोई रेवेन्यू नहीं है, कोई कारोबार ही नहीं है। अब दरअसल अगर आप देखें तो राजेंद्र चौदंकर इनकी तरफ से अगर आप देखें तो 73.96% हिस्सेदारी यहाँ पर ये ओन करके चलते हैं। हालांकि ये स्टॉक फिलहाल ESM कैटेगरी 2 में चल रहा है, और इसके बाद भी अगर आप देखें तो स्टॉक में लगातार बड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ सर्किट टू सर्किट चलता है, और जैसे कि मैंने बताया कि पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में देखें तो स्टॉक में बड़ी तेजी है। हालांकि जो वॉल्यूम सर यहाँ पर अगर आप देखें तो कम है, नंबर ऑफ ट्रेड्स भी देखें तो कंपैरेटिवली कम नजर आते हैं। ओके, शुक्रिया आशीष ये पूरी की पूरी जानकारी सामने रखने के लिए। वीरू, सब की लाइफ में एक तमन्ना होती है कि बस एक ज़िंदगी में एक ऐसा स्टॉक मिल जाए। बस दिक्कत क्या होती है, ऐसे स्टॉक जब वो मूव आ जाते हैं उसके बाद ही मिलते हैं, उससे पहले नहीं मिलते हैं, और उसके बाद आप बस वो काश में ही रह जाते हैं कि काश मिल गया होता, हमें मिल गया होता कुछ समय पहले। और ये देखिए क्या मतलब पैराबोला है, जो मर्जी कह लीजिए इसको। इस तरीके का चार्ट मैंने पहले अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा वैसे, फ्रैंकली बोलूँ तो। और 2% का सर्किट है, उसके बाद भी इस तरीके से रोज़ स्टॉक भाग रहा है किस तरीके से। इसमें बस ये है एंड में जो फंसेगा वो फंसेगा बुरा, लेकिन अभी तो खैर जो है पार्टी एंजॉय कर रहा है। चलिए काम करते हैं एक छोटा। वेलकम बैक। चलिए अब पाइपर सरिका के फाउंडर फंड मैनेजर अभय अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अभय जी, गुड आफ्टरनून। अभय जी, आज सुबह लग रहा था मार्केट शायद आज ही ऑल टाइम हाई हिट कर देगा, लेकिन अभी लग रहा है कि थोड़ा समय लगेगा। खैर जो भी है, मार्केट में मोमेंटम काफ़ी शानदार रहा है। सबसे पहले तो नए संवत की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताएं, क्या आप इस समय मार्केट पर पॉजिटिव हैं या थोड़े से कॉशियस होंगे? जी अनुज, गुड आफ्टरनून, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सारे दर्शकों को नए संवत की। मुझे पक्का विश्वास है कि ये जो नया संवत है ये पिछले संवत के कंपैरिजन में काफी अच्छा निकलेगा, क्योंकि मार्केट ने कंसोलिडेट किया है अपने आप को पिछले साल भर में एक ऐसे टाइम पे जहां पे फंडामेंटल्स इंप्रूव हुए हैं अक्रॉस द बोर्ड। आप मैक्रो लेवल पे देख लें, माइक्रो लेवल पे देख लें, जो एक साइक्लिकल डाउनटर्न था लेंडर्स के लिए, बैंक्स के लिए, एनबीएफसीज के लिए, वो भी अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। जो कंजम्पशन में वीकनेस थी वो भी कम खत्म हो रही है। जो टैरिफ का डर था वो अभी भी एज ए टेक्निकल फैक्टर है, पर मुझे लगता नहीं कि वो मार्केट के लिए बहुत बड़ी चुनौती है या रिटर्न्स अर्निंग्स के लिए चुनौती है। प्रॉब्लम थी हमारे टेक्निकल फैक्टर्स, और टेक्निकल फैक्टर्स में एफपीआई सेलिंग जो है उसको मैं नंबर 1 मानूंगा। पिछले क्वार्टर में भी $15 बिलियन की हमने सेलिंग देखी। तो वंस वो टेक्निकल फैक्टर रिकवर होगा, वापस आएगी एफपीएस का पैसा, जो लग रहा है वापस आने लगा है, और दूसरी तरफ फंडामेंटल्स इंप्रूव होते रहेंगे, तो मुझे कोई डाउट, शक, शुबा कुछ नहीं है अनुज की ये मार्केट देर सवेर न केवल न्यू हाइज बनाएगा बट नए लेवल्स पे जाएगा। तो इन्वेस्टर्स को एज ऑलवेज अपना इन्वेस्टेड रहना चाहिए इस समय, और कॉन्स्टेंटली नई थीम्स को चेस करने की बजाय बस ये देखना चाहिए कि कहाँ पे वैल्यू ट्रैप से बचें और कहाँ पे ग्रोथ के आइडियाज हैं। तो आई थिंक मुझे कोई डाउट नहीं है कि इस नए संवत में अच्छी रिटर्न बनेगी इन्वेस्टर्स की। ओके, चलिए अब एक दो सेक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले आईटी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज का हीरो ऑफ द डे इन्फोसिस है। सबसे पहले तो इन्फोसिस पर आपका क्या व्यू है, और इसके अलावा पूरा आईटी सेक्टर पर?
जी अनुज, मेरा डिस्क्लेमर ये है कि मेरे बाय और सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसमें कि मेरी व्यू जो नेगेटिव है काफी समय से जो बदली है इसमें। आई थिंक इन्फोसिस का जो भी परफॉर्मेंस है वो एक टेक्निकल पिकअप भी है। दूसरा मुझे लगता है कि जो प्रमोटर्स ने बाईबैक अनाउंस किया है वो उसमें बाकी शेयर होल्डर्स को उम्मीद है कि उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे। पर इस बाईबैक से जो बिजनेस के लो ग्रोथ की जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही है अनुज। वो अभी भी किसी को नहीं मालूम और मैनेजमेंट भी गाइड नहीं कर पा रहे कि कैसे ये रिटर्न जो ग्रोथ है वो वापस आएगी। अभी भी जो ग्रोथ गाइडेंस है वो 2 से 5% के लिए है और मुझे नहीं लगता कि कोई इक्विटी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है कंपनीज में 2 से 5% की ग्रोथ की, और वो भी उस समय जब उसका पी मल्टीपल अभी भी 20-22 टाइम पे चल रही हो। तो थोड़ा मुझे लगता है कि पिकअप है, टेक्निकल बाउंस बैक है, पर ऑन द बिजनेस साइड पूरे सेक्टर पे मेरा व्यू अनुज अभी भी नेगेटिव ही है। अभय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। इस बार एक बड़ी रोचक चीज़ हो रही है। निफ्टी बैंक ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। HDFC बैंक का उसमें ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन था, बहुत ही, अगर आप देखें तो सराहनीय नहीं, लेकिन ठीक ठाक था। ICICI बैंक मिसिंग, कंप्लीटली मिसिंग। इस बार लीडरशिप ली बैंकों ने, छोटे बैंकों ने, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे वो सरकारी हो। क्या लग रहा है, आई मीन ये जो आउट परफॉर्मेंस है मिड कैप बैंक्स की, ये अभी कुछ समय तक टिकी रहेगी, या फिर मैं कहूँ अगर यहाँ निफ्टी बैंक और चलता है यहाँ से 60, 61, 62 जो भी अचीव करता है ये, क्या वो लीडरशिप मिड कैप बैंक से रखेंगे इस बार? जी वीरेंद्र, जैसे मैं काफी समय से कह रहा हूँ और हमारा पोर्टफोलियो में भी हमारा बहुत बड़ा ओवरवेट है स्मॉल बैंक्स और एनबीएफसीज की तरफ। थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल है जो 3 महीने से हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो जो हम देख रहे हैं वो ये कि एक साइक्लिकल बॉटम क्रेडिट क्वालिटी में, लेंडिंग में बन चुका है और जीडीपी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए बैंक्स को उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो ये कि पूरा जो बैंकिंग सेक्टर है वो रिटर्न देगा इन्वेस्टर्स को। लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, सेक्योर्ड लेंडर, अनसेक्योर्ड लेंडर, गोल्ड लेंडर, ये पूरा जो लेंडर इकोसिस्टम है और जो काफी बड़ा है वो पूरा रिटर्न जनरेट करेगा, क्योंकि एक साइक्लिकल बॉटम उसमें बन चुका है बिजनेस का और यहां से अब ग्रोथ दिख रहा है। दूसरी तरफ रिटर्न कहां पे ज्यादा बनेगी, वो मुझे लगता है कि स्मॉल बैंक्स, मिड कैप बैंक्स, एनबीएफसीज में ज्यादा बनेगी, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन का भी पिकअप मिलेगा। तो एक तो अर्निंग का पिकअप है आपके पास, 15 से 20% अर्निंग ग्रोथ, 25% कई केसेस में। दूसरी तरफ ये जो स्टॉक्स हैं ये साइक्लिकल डाउनटर्न की वजह से इनका मल्टीपल जो है, बुक वैल्यू मल्टीपल, वो गिरा 2.5 टाइम से 1 टाइम, 1.25 टाइम, कहीं 1.5 टाइम, तो 1 से 1.5 टाइम के रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। तो एक राइजिंग रिटर्न, राइजिंग अर्निंग एनवायरनमेंट में इनकी री रेटिंग होगी मल्टीपल की भी, तो मुझे लगता है ये वापस 2-2.5 टाइम के बुक वैल्यू मल्टीपल पे जाएंगे। दूसरा रिटर्न, अर्निंग्स ग्रो करेंगी तो आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगा। तो वहां से आपको 3 से 4 बैगर बन सकते हैं ये अच्छे वाले जो छोटे बैंक्स हैं और एनबीएफसीज हैं। लार्ज बैंक्स हैं उसमें मल्टीपल के पिकअप की कोई अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दिख रही है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये सारे 2.5 से 3, 3.5 टाइम के मल्टीपल कोटक ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, तो सिर्फ अर्निंग्स ग्रोथ ही वहां पे रिटर्न ड्राइव करेगा। तो आई थिंक अगर किसी को इस स्पेस में बेट लेनी है तो मुझे लगता है छोटे बैंक्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है इस समय। छोटे बैंकों में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। मीनवाइल निफ्टी क्रैक हो रहा है इस वक्त, थोड़ा सा 25,900 की ट्रिजेक्टरी को अब थोड़ा सा हम सरेंडर करने की तैयारी कर रहे हैं। लेट्स सी क्या कर रहे हैं, बट अभी भी 25,900 के ऊपर, 58,000 बैंक निफ्टी उसके ऊपर, और निफ्टी आईटी अगर आप देखें थोड़ा सा अपने गेंस को सरेंडर करता हुआ, बट ट्रिजेक्टरी 926 की लौट के आ चुकी है। इट्स 36,101। अब भाई जी एक दो बास्केट और जहाँ पर जो बाइंग है ना, बाइंग एफर्ट्स और उस सेक्टर के लीडर्स का परफॉर्म करना, वो ये प्रश्न पूछने के लिए मेरे को आतुर कर रहा है, एंड दैट्स कैपिटल गुड्स। एलएनटी ने आज अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया और ये बाइंग एफर्ट्स पूरे सेक्टर में विजिबल है। क्या सिमेंस, एबीबी, कमिंस, आपका प्रेफर्ड कैपिटल गुड्स में क्या है इस वक्त? जी कैपिटल गुड्स हम प्ले कर रहे हैं थोड़ा मेटल्स के थ्रू। मुझे लगता है कि ये जो कैपिटल गुड्स सेक्टर है एक थोड़ा साइक्लिकलिटी है इसमें।
पर जो मेटल स्पेस है वो ज्यादा अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा, बिकॉज ग्लोबली भी एक मेटल्स में रिफ्लेशन है जो दिख रहा है। काफी इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं जो अपने 10 साल के हाईज को ब्रेक कर रहे हैं, 10 साल की कंसोलिडेशन के बाद अब वापस ऊपर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कैपिटल गुड्स में इनडायरेक्ट प्ले करने के लिए एक L&T तो एवरग्रीन थीम है। आई डोंट थिंक पूरे लिस्टेड स्पेस में L&T से बेटर कोई प्रॉक्सी है कैपिटल गुड्स सेक्टर को प्ले करने के लिए, इंफ्रा प्ले करने के लिए। पर उसके साथ में आई थिंक एक इनडायरेक्ट जो प्ले है वो मेटल्स का है। मुझे लगता है मेटल कंपनीज ने काफी कंसोलिडेट किया है, मोमेंटम भी अच्छा है, टेक्निकली भी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है जो मेटल कंपनीज हैं नॉन फेरस, उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फार्मा में आप कहाँ अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं? आपने लगातार सेनोरस फार्मा की बात की है, लेकिन इसके अलावा कोई और स्टॉक जो आपको पसंद हो? जी अनुज, देख रहे हैं काफी, पर काफी कंपनीज ऐसी हैं जो अभी भी छोटी हैं, जो अभी ग्रोथ ट्रिगर्स क्लियर नहीं दिख रहे हैं, पर डेफिनेटली स्पेस को ट्रैक कर रहे हैं। CDMO ही एक ऐसी थीम है जो बार बार उभर के आती है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे इकोसिस्टम में इनोवेशन और ड्रग डिस्कवरी एक बड़ा प्ले बना नहीं है। मुझे लगता है अभी भी 5 साल दूर है उससे। तो उसके बाद सेकंड जो स्पेस है जो हाई मार्जिन हाई ग्रोथ है वो CDMO का है। तो उसमें काफी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, मिड कैप कंपनीज हैं, स्मॉल कैप कंपनीज में है। सो होपफुली नेक्स्ट टाइम बात करेंगे तो मैं आपसे कुछ नेम शेयर कर पाऊंगा। ओके, मीनवाइल CDMO की बात हो रही है, पर लॉरस लैब्स देखिए जरा, नंबर तो शानदार हैं इसके, लेकिन दिक्कत क्या है इसकी? 140 करोड़ के एस्टिमेट के सामने 195 करोड़ का प्रॉफिट है और रेवेन्यू भी काफ़ी शानदार रहा है, तो नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिन भी बहुत शानदार आए हैं, 24.3% वर्सेस 21.9%। अब कितना इसमें भाव में है, कितना नहीं? वैसे नॉर्मली ये स्टॉक रिजल्ट के अगले दिन चलता है, तो ये इंटरेस्टिंग होगा इस पर देखना। इस पे कवरेज है क्या, या ये आपके रडार पर है क्या? CDMO की बात की थी आपने, लॉरस लैब्स। काफी समय से रडार पे है और हम भी वेट कर रहे हैं कि इसमें एक क्लियर कमेंट्री आए ग्रोथ की, क्योंकि प्रॉब्लम है लॉरस में, जैसे आपने कहा कि अगले दिन चलता है, वो इसलिए क्योंकि इन्वेस्टर्स वेट करते हैं मैनेजमेंट कॉल की, गाइडेंस की और कमेंट्री की, उसके बाद डिसाइड करते हैं। रिजल्ट्स थोड़ा सा मुझे लगता है डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पर एक डेफिनेटली साइजेबल प्लेयर है। आई थिंक मैं दिवीज के बाद अगर बात करें कि कौन सा सबसे बड़ा दिवीज के बाद प्लेयर है तो लॉरस ही है। तो अगर लॉरस एक ग्रोथ कर्व पे जा रहा है क्लियरली, जहाँ पे मार्जिन और उसके अंडर कंट्रोल है, जो रॉ मटेरियल प्राइसेस का एस्केलेशन है, मार्जिन्स को हर्ट नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहेगा। ओके, लॉरस पे आपका ठीक है, 9 to 7 पे अर्निंग्स पे। अच्छा, NBFCs में आते हैं अभय जी। NBFCs ने कमाल किया, B2 की लीडरशिप बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, गोल्ड फाइनेंस पूरे के पूरे बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। आपने भी एक दो अपने जो पोर्टफोलियो की स्क्रिप्ट से डिस्कस की थी, फ्यूजन फाइनेंस, वो भी करीब 180-90 के जोन में कंसोलिडेट करता हुआ। अभी आप लोगों का सिलेक्शन कैसा है पोस्ट नंबर्स इस बार की अर्निंग्स को देखने के बाद? क्या क्या इंक्लूड किया है आपने? जी, आई थिंक वीरेंद्र, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में जो है बंधन बैंक है, उज्जीवन है, जना है, NBFCs में फ्यूजन है, करीब 25% का एलोकेशन है, उसको बढ़ा नहीं रहे हैं अभी। आई थिंक जहाँ पे हम आना चाहते थे एज एन सेक्टर एलोकेशन, वहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब वेट करेंगे रिजल्ट्स की, ये देखने की कि जो इन्होंने मेहनत करी है पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने की पिछले 6 से 9 महीनों में, अब उसका क्या रिजल्ट दिख रहा है। पर मुझे लगता है कि थोड़ा भी पॉजिटिव, क्योंकि काफी अंडर ओन्ड सेक्टर है ये NBFC और स्मॉल बैंक्स, तो थोड़ा भी पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव कमेंट्री आई तो इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। चलिए भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे, स्टॉक्स पे भी खुल के आपने टिप्पणी करी, बहुत बहुत शुक्रिया। निफ्टी देखिए आइए, 25,878, बैंक निफ्टी 58,000 का लेवल। अनुज, इस प्राइस पर एक तो टिप्पणी, कैसा लगा ये अंतिम दौर का प्राइस बिहेवियर, और आपका टेक क्या रहेगा, कल के लिए क्या करें अनुज? देखिए वीरू, मैं अपना व्यू इतनी जल्दी बदलता नहीं हूँ, लॉन्ग को कैरी करना है इस मार्केट में। ठीक है, क्लोज डेफिनेटली थोड़ी बेटर हो सकती थी, आज थोड़ा सा एक एंटी क्लाइमैक्स रहा है ज़रूर, लेकिन मार्केट का मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए पूरे दिन हम ग्रीन में ही रहे हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट में एक ओवरनाइट रिस्क आप नहीं कैरी करना चाहते, तो चाहे तो 25,800 की पुट के थ्रू अपने आप को हेज कर लें अगर आपको ज़रूरत है तो। वैसे वरना मुझे लग रहा है कि ठीक है, मार्केट
बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक काम करते हैं, अब कल की ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। पहले यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून, किन दो स्टॉक पर फोकस? गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक जो आज फोकस में, उनमें सबसे पहले एक्सिस बैंक, प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स में से कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक में काफ़ी अच्छे बाय फ्लोज दिख रहे हैं। इनफैक्ट डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ वो BTST की स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर रहे हैं करंट मंथ फ्यूचर्स के लिए 1280 से लेकर 1285 तक के टारगेट्स के लिए। ओपन इंटरेस्ट आज 15% करंट सीरीज के लिए बढ़ा है और फ्रेश बाइंग यहाँ देखने को मिल रही है। इसके अलावा फार्मा में से PPL फार्मा और आज डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और अगर हम बात करें ब्रोकरेजेस स्टॉक को पुश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डीलर्स के हिसाब से यहाँ 1210 1215 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और पोजिशनली यहाँ डीलर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। डीलर्स की एक्सपेक्टेशन आपने बताई कि क्या पिक कर रहे हैं वो कल के सेशन के लिए, और याद रखिएगा विद डिस्क्लेमर, ये दो स्टॉक्स आपके स्क्रीन पे डीलर्स की एक्सपेक्टेशन है कि ये डोमिनेट कर सकते हैं कल के समय। पिरामिड फार्मा और एक्सिस बैंक BTST ट्रेड कैरी करते हैं अब यहाँ से, मतलब क्या आप पिक करना है? मानस से शुरुआत करते हैं। मानस, बताइए कल के लिए क्या कैरी करेंगे आप? तो देखिए, कोई नया स्टॉक नहीं है, लेकिन ऑप्शन में IEX की बात हुई थी। आई थिंक BTST के लिए IEX के फ्यूचर में खरीदारी की जा सकती है। 144.50 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 142 रुपए 142 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 150 150 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, अमित, आप क्या कैरी कर रहे हैं? जी अरुण जी, मैं स्टेट बैंक के साथ ही जाना चाहूंगा। मुझे अभी भी यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। थोड़ा सा मार्केट में पुल बैक जरूर आया है, बट ओवरऑल यहाँ स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 900 का स्टॉप लॉस रहेगा और 925 से 930 के टारगेट्स रहेंगे SBI में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 910 पे आपका बाय कॉल है। सोमिल, आप क्या कैरी करेंगे? वीरू, मैं कैरी करूंगा ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया। यहाँ पर 200 डेली मूविंग एवरेज से एक अच्छा मोमेंटम पकड़ा है। एक छोटा सा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स में फ्रेश बाय सिग्नल है। ग्रेट सेटअप। यहाँ से स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि 3110 पे रख सकते हैं और टारगेट होगा 3400। ओके, रुचित, आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक? आज जो सेक्टर लीडरशिप हमने देखी है IT स्पेस से, सो विद इन द IT स्पेस TCS हमें लग रहा है कि एक अच्छा ट्रेंड सेट हुआ है। आज 50 डेमा को सरपास किया है, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। लास्ट आधे एक घंटे में जो मार्केट के साथ थोड़ा डिप आया, ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है फिर से एंट्री पॉइंट के लिए। तो करंट लेवल्स पे 3020 3020 के नीचे स्टॉप लॉस रख के TCS में खरीदारी करने की सलाह रहेगी 3150 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, TCS। अरुण जी, आप क्या कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी, अगेन कैपिटल गुड्स के साथ ही जाना चाहूंगा। वहां पे अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है, तो सीमेंस में खरीदारी की सलाह है। 3145 के आसपास चल रहा है, करंट लेवल पे खरीदे। 3110 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3220 का टारगेट। ये BTST ट्रेड्स पूरी हुई। अब वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट बेट के लिए। थोड़ा सा आज मुझे लग रहा है मिक्स ही रही होगी वीरू। बिल्कुल अनुज, दिक्कत अनुज सिर्फ ज़्यादातर 3 स्टॉक्स के साथ थी, वो थोड़ा सा अगर आप देखें बाजार पे हावी रहे, बाकी इतना ख़राब नहीं था। आप देखिए लॉन्ग करीब 32, शॉर्ट कवरिंग 96 पे, यानी बाजार जब ऊपर खुला तो आज आतुर हुए लोग, प्रेशर था अपने शॉर्ट्स को कवर करने का। लॉन्ग अनवाइंडिंग हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी हुई, और जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक और रिलायंस, ये 3 स्टॉक्स थे जो थोड़ा बहुत पिछले सेशन से चलने के बाद आज अनवाइंडिंग मोड में गए। बाकी शॉर्ट था मात्र 22 में। शॉर्ट याद रखिएगा सिर्फ 22 में। फिनिक्स मिल्स, कमिंस, HCL टेक्नोलॉजीज, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सिस बैंक, इन्होंने सबसे स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट किया और यहाँ पे लॉन्ग क्रिएट हुए। शॉर्ट कवरिंग किस किस में थी आइए देखते हैं। शॉर्ट कवरिंग वाले स्टैट्स, भारत फौज राइट फ्रॉम फर्स्ट टेक, आई थिंक इसमें अच्छी स्ट्रेंथ थी। वोडाफोन आइडिया, इन्फो एज, इन्फोसिस, IEX टुवर्ड्स क्लोज। IEX में अच्छा खासा मूव था, तो ये एक बेहतरीन सेटअप के साथ जा रहा है। मानस की कॉल्स में शुमार था। आज क्रूड की स्टोरी कोलैप्स हुई। आज HPCL, IOC, एटर्नल ने आज 50 डे में ऑलमोस्ट ब्रीच के। हिताची एनर्जी और BPCL बैकफुट पे था, तो आज क्रूड की स्टोरी ने इम्पैक्ट डाला। शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे हुआ क्रूड के रिवर्सल ने। लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रॉफिट्स कहाँ कैश पे कन्वर्ट हुए। फोर्टिस ऑल टाइम हाई से कोलैप्स हुआ। डिक्सन, मुथूट फाइनेंस, गोल्ड का कोलैप्स होना आज थोड़ा सा अगर आप देखें 6% जो हुआ था उसका इम्पैक्ट था। यूनोमिंडा और इंटरग्लोबल एविएशन, अगेन क्रूड की स्टोरी। 25,870 ये है निफ्टी का लेवल। और एक बार जरा लेके आइए वो स्टॉक्स जो कि आज के सेशन को अपने ऑल टाइम हाई पर ले जाके अगर आप देखें क्लोज कर रहे हैं। अरुण जी, L&T को आप कैसे अप्रोच करेंगे? ये आके क्लोज हो रहा है 3915 पे। हालांकि हायर शेडो काफ़ी वाइल्ड है, बट स्टिल जिसके पास होल्ड है
ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए क्या व्यू है आपका यहाँ पर? अगेन होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। मोमेंटम पॉजिटिव है। अगेन कैपिटल गुड्स सेगमेंट ही मुझे लग रहा है आने वाले दिन में अच्छा करेगा, तो 3880 एक छोटा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। जब तक 3880 के ऊपर है पोजीशन में बने रह सकते हैं। मुझे लग रहा है 3970 3975 वहां तक स्टॉक जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर स्टॉप लॉस 3880 का जरूर मेंटेन। ओके, चलिए अब काम करते हैं। मार्केट में बहुत कुछ डिस्कस करने को बचा नहीं है, तो एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू की बात कर लेते हैं। रिदम देसाई से जो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई, मीनवाइल उससे पहले एक बार जरा निफ्टी देखिए आप। अब थोड़ा सा मामला ख़राब हो गया एक्चुअली। ये जिस तरीके से कोलैप्स हुआ है पिछले कुछ मिनटों में, ये थोड़ा सा ख़राब रहा मामला। चलिए खैर, जो रिदम देसाई के साथ कॉन्वर्सेशन हुई उसका एक अंश सुनते हैं। क्या बैंक्स यहाँ से भी मार्केट को लीड करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा पिलर मार्केट के लिए, हमारी मार्केट के लिए बैंक्स ही हैं। बिल्कुल अनुज, बैंक्स ही लीड करेंगे, क्योंकि बैंक्स के स्टॉक्स अभी भी सस्ते हैं और काफ़ी अर्निंग्स ग्रोथ आने वाला है। जो पिछला क्वार्टर था वो तो एक्चुअली ख़राब क्वार्टर होना चाहिए था। उस ख़राब क्वार्टर में भी बैंक्स ने अच्छी अर्निंग्स दिए हैं। सो जो क्रेडिट कॉस्ट जो है वो सीमित है, और मुझे नहीं लग रहा है कुछ ज़्यादा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने वाले हैं। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये स्टेबल हो सकता है। हमारा ये मानना है कि आरबीआई एक और या दो और रेट कट कर सकती है। अगर वो किया तो एक आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बैंक्स में ज़रूर मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है जो निम्स में जो नीचे जा सकते थे वो सब हो गया है। और मैंने जैसे समझाया, यहाँ से लोन ग्रोथ बढ़ने वाली है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज होता है, और थोड़ा सा लोन ग्रोथ अगर 10 का 12 होता है तो अर्निंग्स 10 का 12 वो 2% से नहीं बढ़ते, वो 10% से बढ़ते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाता है। क्योंकि आपके जो खर्चे हैं वो तो सीमित है, वो लोन ग्रोथ के साथ बढ़ते नहीं है, तो काफ़ी ऑपरेटिंग लेवरेज है। सो मेरा ये मानना है कि अगले 12 महीने में बैंक्स की अर्निंग्स बहुत ठीक ठाक रहेगी पिछले 12 महीने की तुलना में, और शेयर अभी भी सस्ते हैं। ये जो आपने बात कही, अब अगर डबल डिजिट लोन ग्रोथ आएगी बड़े बैंकों की, तो कंपनियां तभी लोन लेंगी जब वो केपेक्स करेंगी, या फिर उनको वो कंजम्पशन में वो रिवाइवल दिख रहा होगा। क्योंकि हमारे लिए कंजम्पशन एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रही है। क्या जीएसटी कट, उससे पहले इनकम टैक्स कट, जो 3 लाख का स्टिमुलस, 3 लाख करोड़ का एक स्टिमुलस प्रोवाइड किया गया है, क्या उसकी वजह से कंजम्पशन, ऑटोज, एफएमसीजी, रिटेल, इनमें आप एक अर्निंग्स एक्सप्लोजन देखते हैं आगे जाते हुए? अनुज, एक्चुअली स्टिमुलस 3 लाख करोड़ से ज़्यादा है। 3 लाख करोड़ तो सरकार ने दिया है। आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट में ऑलमोस्ट 10% वहाँ दे दिया है। कोई भी गाड़ी खरीदता है 80% गाड़ी लोन पे आती है, रियल एस्टेट लोन पे आता है, तो उनके भाव आरबीआई के रेट काटने से 10% गिरे हुए हैं। ऊपर से आपने जीएसटी 10% काटा है, तो 20% अगर आप भाव काटते हो तो एक कंप्लीटली नया जो कंजम्पशन सेक्शन है इस सोसाइटी का वो आ जाता है, तो कंजम्पशन में तेजी होगी। और ये जो आप लोन ग्रोथ की जो सवाल था आपका, वो कंजम्पशन से होगा, और जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा फिर आपको कैपेक्स आएगा। कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ पीछे से आएगा, पहले रिटेल लोन ग्रोथ जाएगा ऊपर। और मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। 2 साल पहले कंज्यूमर अनसिक्योर्ड क्रेडिट 30% के ऊपर चल रहा था, वहाँ से गिर के 7 पे आ गया है। अगले 12 महीने में वो 15 हो गया, तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। वहाँ से आपको फिर वो कैपेक्स दिखेगा। वैसे ही बहुत सारे सब सेक्टर्स में कैपेक्स तो हो चुका है और हो रहा है, जैसे सेमीकंडक्टर में, डिफेंस में, सोलर में, काफ़ी हद तक वहाँ कैपेक्स बढ़ रहा है। आप एप्पल सप्लाई चेन देखिए, सो ये सब कैपेक्स हो रहा है, और जनरल कैपेक्स आएगा। सो ग्रोथ में मुझे लग रहा है अभी भी रिस्क टू द अपसाइड ही है। और ये रियल ग्रोथ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लोग अगर रियल ग्रोथ तो 7.5% है, नॉमिनल ग्रोथ, इस रिफ्लेशन का यही अर्थ होता है कि नॉमिनल ग्रोथ बढ़ेगा, और अर्निंग्स नॉमिनल ग्रोथ पे आधार है, रियल ग्रोथ पे नहीं है। सो नॉमिनल ग्रोथ जो पिछले क्वार्टर में 8.8% था, वो बढ़ के मुझे लग रहा है 11 के आसपास आ जाएगा अगले 12 महीने में। और वो नॉमिनल ग्रोथ जब 9 से 11 होता है, तो अर्निंग्स 5 का 20 होता है। फाइनेंशियल सेक्टर अभी भी निफ्टी का 1/3 से ज़्यादा है एक्चुअली। तो क्या इस साल पॉसिबल है कि हम निफ्टी पर
एक 30,000 तक की एक चाल देख लेते हैं, क्योंकि पिछले एक साल कुछ नहीं किया है। जैसे अनुज मैंने पहले बताया ना कि दुनिया में बहुत सारा है जो गलत हो सकता है। हाँ। तो निफ्टी का एब्सोल्यूट लेवल जो है ना वो कुछ हद तक पूरा नहीं, कुछ हद तक बाकी बाजारों पे निर्भर है। अगर यहाँ से SPX गिर गया 10% तो निफ्टी को बढ़ना मुश्किल है। हो सकता है, मैं नहीं जानता हूँ अगर होगा कि नहीं होगा, लेकिन उस एब्सोल्यूट लेवल का यही एक मामला है कि बाकी बाजार क्या करते हैं। लेकिन मुझे लगता है इंडिया यहाँ से, भारत का मार्केट दूसरे देशों को आउट परफॉर्म करेगा, और अगर दूसरे मार्केट में कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो यहाँ से 15-20% निफ्टी तो बढ़ सकता है। 15-20% निफ्टी बढ़ सकता है अगले साल में। ओके, चलिए अब निफ्टी आज का क्लोज काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। शुरुआत ही डिसअपॉइंटिंग थी, लेकिन क्लोज तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। और देखिए मिड कैप इंडेक्स और बैंक निफ्टी जिस तरीके से कोलैप्स हो रहा है, देखिए बैंक निफ्टी अब धीरे धीरे अपनी थोड़ी सी एज खो रहा है बिकॉज ऑफ HDFC बैंक एंड ICICI बैंक जो हायर लेवल से थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहे हैं उसकी वजह से। लेकिन थोड़ी सी वीरू आज मन में मलाल रह गया क्लोजिंग को लेकर। मैं इसलिए कह रहा था कि बस वहीं पे बंद हो जाता तो बेटर रहता। ये जो लास्ट का आधा घंटा है ना, ये काफ़ी डैमेजिंग रहा है हमारे लिए। फिर भी ठीक है, ग्रीन में ही बंद हो रहे हैं। बिल्कुल, और ये काफ़ी हद तक पेन 3 स्टॉक्स है अनुज। आप अगर आप देखें HDFC बैंक और ICICI बैंक, जरा प्लीज स्क्रीन पे लेके आएंगे। ICICI बैंक ये आपका HDFC बैंक और रिलायंस नंबर से पहले 1390 से चला और मेरे ख्याल से गया करीब 1470 का हाई लगाया। तो अनुज इस डैमेज के पीछे बड़ा कारण ये भी है। पर अनुज ये निफ्टी IT का क्लोज फिर भी डिसेंट मानेंगे आप? 2% के गेन्स। आई थिंक निफ्टी IT का क्लोज डिसेंट है। आई थिंक वीरू रिलायंस का जो क्लोज था उसमें थोड़ा बहुत फैक्टर शायद वो जो आज उन्होंने जो रशियन ऑयल को कैलिब्रेट करने की बात कही, आई थिंक उसका भी एक इम्पैक्ट है उस वजह से। लेकिन ठीक है, ओवरऑल आई थिंक IT अब लीडर है मार्केट के लिए। मुझे लग रहा है कि ये एक स्पेस है जहाँ पर आप चाहें तो अपनी पोजीशंस कैरी कर सकते हो। यहाँ पर स्ट्रेंथ बनी रही बाय द एंड ऑफ इट, तो स्ट्रेंथ IT में बिल्कुल। जी, IT में स्ट्रेंथ है। निफ्टी IT आज 100 EMA पे क्लोज होता हुआ। अच्छा, 1-2 स्टॉक्स को मैं यहाँ पे और उल्लेख कर देता हूँ जहाँ पे थोड़ा सा अपने रिस्क को आपको रिड्यूस करना चाहिए, या फिर थोड़ा सा अगर आप देखें तो अपने आप को हेज कर लेना चाहिए। एक स्टॉक लेके आइए और उस पर मैं हमारा साहब का टेक चाहूँगा, दैट्स आयशर मोटर्स। आयशर मोटर में 23 सितंबर से ही एक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया था। पूरी अक्टूबर की सीरीज़ में अब तक डिलीवर नहीं कर पाया और फाइनली ये क्लोज आ रहा है 20 DMA के नीचे। थर्ड क्लोज है, इसलिए कह रहा हूँ मैं, थर्ड मतलब कैंडल है जो 20 DMA को टच कर रही है। आयशर मोटर्स पे आपका टेक क्या रहेगा? देखिए ये 6 वीक है जब आयशर मोटर्स एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये सही है कि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन प्राइस सपोर्ट है 6780 का। 6780 के नीचे अगर क्लोज होगा तो ही आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। अदरवाइज इस गिरावट को केवल एक कंसोलिडेशन की तरह देखें। इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट 7100 के ऊपर है तो अग्रेसिव होकर 7100 के ऊपर खरीदारी करेंगे। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 6780 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। ये है व्यू आपका आयशर मोटर्स पे। और एक स्टॉक और लेके आइए EMS सेगमेंट में, केन्स टेक्नोलॉजीज। इसका प्रेशर भी थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, 50 DMA को ब्रीच करता हुआ, और ये मैंने देखा है, ये अमूमन इसकी टेंडेंसी है 50 DMA को तोड़ने के बाद 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये जाता है 200 DMA को छूने के लिए। अमित जी, आपका टेक केन्स पे? जी वीरेंद्र जी, डेफिनेटली वीक है, क्योंकि अगर आप देखें तो 50 DMA पे इसने 4-5 दिन रेस्ट लिया और उसके बाद वो कंसोलिडेशन तोड़ा है। तो वीक स्ट्रक्चर है। इमीडिएटली तो हम लोग इसमें टारगेट्स जो वर्क करेंगे दैट विल बी अराउंड 6500 टूटता है तो और वीकनेस बनेगी। इस व्यू का स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 6760 का। जी, केन्स टेक्नोलॉजीज। ये 2 स्टॉक्स मेरे को अलार्मिंग लगे थोड़ा सा, इसलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया। फोर्टिस में आज एक प्रॉफिट टेकिंग हुई, बट क्योंकि फोर्टिस एटलीस्ट 20 DMA को डिफेंड कर रहा है तो मैं इस पर भी टेक नहीं लूँगा। लेकिन एक स्टॉक और जिसमें कैंडल रिवर्सल बनी और बहुत ही गंभीर, और सौमिल आपका टेक क्या होगा? भारतीय एयरटेल पर। इसमें मतलब आज ओपन मिला हमें करीब 267 की रेंज में 2006। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हूँ क्योंकि ये स्टिल क्लोज होगा 10 DMA के ऊपर, बट
कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन में और क्लासिकल कैंडल रिवर्सल है ये, आप कैसे ट्रीट करेंगे भारती को? एब्सोल्युटली थोड़ा सा कंसर्निंग है भारती में, इनफैक्ट आईसीआईसीआई में भी, लेकिन भारती में मुझे लगता है कि नीचे में भी बहुत सपोर्ट है और हमेशा ये सस्टेन किया है अराउंड 1840 के आसपास और 1950 के आसपास, तो ये एक जोन बन गया है। मुझे नहीं लगता कि 1950 के नीचे ये स्टॉक जाएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है अबाउट 1950 और फिर से ये ट्रेंड रिज्यूम ऊपर की तरफ ही करेगा। सो आई विल टेक दिस एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, आप इसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेंगे, लेकिन बस 2000 का ख्याल रखिएगा। 2000 पुट राइटर्स का जोन है अक्टूबर की सीरीज का और 2000 के आसपास ही इसका लगभग 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज अलाइंड है। और एक बार लेके आइएगा आईसीआईसीआई बैंक को, मतलब मैंने खुद इतना बड़ा डाइवर्जेंस पहली बार देखा है। मतलब इंडेक्स ऑल टाइम हाई छू रहा था और ये आईसीआईसीआई बैंक 200 डे नीचे था 1364 कंप्लीट अगर आप देखें तो यहाँ पर एक डाइवर्जेंस था। और अभी कुछ देर पहले जो एक नंबर आया था लॉरस, एक बार उसको लेके आइए और पोस्ट नंबर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन और पोस्ट नंबर्स 930 935 पे, यानी सिंपली बता रहे थे हम सब क्या है नंबर्स को। और ये यस लॉरस का ऑल टाइम हाई क्लोज होगा। फाइनली रुचित, आपका एक लास्ट कमेंट चाहूँगा यहाँ पे, आप लॉरस को कैसे ट्रीट करेंगे अगर ये कल सुबह अपनी जर्नी 940 के ऊपर स्टार्ट करता है तो? फिलहाल तो मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है और पिछला जो स्विंग हाई था 19 सितंबर का 944 का था, तो वीरेंद्र जी कल 944 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो सरपास होता है तो वो क्लियर साइंस रहेंगे ये जो रिसेंट अप ट्रेंड देखा है हमने वो और कंटिन्यू होगा और रिट्रेसमेंट के हिसाब से फिर 965 के अराउंड के टारगेट्स है। सो अगर कोई पोजीशंस है तो मेरे ख्याल से कैरी फॉरवर्ड करके जाना चाहिए और कल ओपनिंग में वेदर 944 ब्रेक होता है नहीं होता है उसके ऊपर फिर नेक्स्ट डिसीजन ले सकते हैं। चलिए, तो ये है जनाब लॉरस पोस्ट नंबर्स, अच्छा मूव डे हाई पे। और एक और चीज़, ये अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहा है। आज आईटी इस बाजार की सबसे बड़ी अगर कोई सफलता है तो वह है आईटी, बट याद रखिएगा दिस इज अ क्लोज एट 100 डेमा, नॉट डिसाइसिवली अबव 100 डेमा। खैर बाजार के ही यू टर्न का इम्पैक्ट इस पे है, नो डाउट अबाउट दैट। बट इन्फोसिस ने आज क्या अचीव किया? इन्फोसिस ने भी याद रखिएगा आज वही हाई क्रिएट किया जिसको ये पार नहीं कर पा रहा था, एंड दैट्स 100 डेमा। टीसीएस ने क्या किया? अगर मैं सिर्फ एक और स्टॉक ले लूँ, टीसीएस ने क्लोज दिया 50 डेमा के ऊपर, लेकिन जहाँ तक इन्फोसिस का सवाल है बावजूद एक बड़े स्ट्रेच के बाद इसने 100 डेमा पार नहीं किया, 64 रुपये ऊपर रहा ये। एडवांस डिक्लाइन रेशो आपकी स्क्रीन पर देखिए, ब्रेथ टुवर्ड्स क्लोज खराब हो रही थी, 1735 डिक्लाइंस अगेंस्ट 1181 एडवांसेस। आईटी सबसे स्ट्रॉन्ग बास्केट, लेकिन मिड कैप्स में प्रॉफिट टेकिंग आई 52 अंक नीचे। और निफ्टी बैंक आप समझिए तो इंट्राडे हाई से लगभग 600 अंकों की गिरावट, इनफैक्ट 700 अंकों की। निफ्टी फाइनेंशियल्स बैकफुट पे थे, पीएसयू बैंक्स ठीक ठाक कर रहे थे बट वो थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाए जब एसबीआई अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा था। डिफेंस बैकफुट पे था, मार्केट कैपिटल मार्केट स्टॉक्स बैकफुट पे थे, मेटल्स ठीक ठाक थे बट ठीक ठाक नहीं, आई मीन फ्लैट थे। एफएमसीजी ने एक थ्रस्ट जनरेट करने की कोशिश करी लेकिन नॉट अ इम्प्रेसिव वन। निफ्टी आईटी 2% ऊपर रहा, ऑटो बैकफुट पे था और प्रॉफिट टेकिंग ऑयल गैस स्पेस में आई, दैट्स बिकॉज ऑफ रिलायंस और उनके सुबह के स्टेटमेंट के बाद। और कैपिटल गुड इंडेक्स, इंटरेस्टिंगली ये सेक्टर जो था जनाब आज एलएनटी ऑल टाइम हाई क्रिएट करके आया, बट थोड़ी सी आखिरी की प्रॉफिट टेकिंग भारी रही। एक बार निफ्टी का ग्रिड दिखाइए, निफ्टी के गेनर्स और लूजर्स देखिए। गेनर्स के क्रम में यकीनन इन्फोसिस, यकीनन टीसीएस, इन्होंने बाजी मार ली। बाकी आपके स्क्रीन पे आज के ड्रैगर्स हैं, इंटरनल इंटरग्रेशन, भारतीय कंपनी, निफ्टी शट एट 25869। मैं अगर कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन करूं, इस क्लोजिंग का अभी एडजस्टेड क्लोज आना बाकी है, तो हमने ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो ये क्लोज दिया है मुहूर्त ट्रेडिंग के पैरेलली अलाइंड। मुहूर्त ट्रेडिंग के आखिरी के 15 मिनटों में हम कोलैप्स हुए थे बट एडजस्टेड क्लोज आया था करीब 868 के आसपास, दिस क्लोज एट 869। यानी आप प्रैक्टिकली जो मंडे का फुल फ्लैज ट्रेडिंग सेशन था उसके तो हाई से बंद हुए हैं, लेकिन आपने एक टिपिकल क्लोज दिया एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो 26,000 के कॉल राइटर्स के नीचे और 25,800 के पुट राइटर्स के ऊपर। यानी इसमें इस क्लोज में मेरे को एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन राइटर्स की एक जीत
नजर आ रही है, बशर्ते कि 25,800 ना टूटे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स में बैठने के लिए। और देखिए ना, ये हफ्ता कितनी जल्दी खत्म हो गया, बुधवार भी बीत गया, कल शुक्रवार की बारी है। कल सुबह मुलाकात होगी आपसे मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए